जो एक फोकस है शौकत तरीन साहब का कि हमने ग्रोथ यकीनी बनानी है, वो वाला बजट लग रहा है कि उसमें उनका फोकस है कि 4.8% का हमें ग्रोथ टारगेट अचीव करना है। क्योंकि ये अब तज्जिए भी किए जा रहे थे कि अगर हुकूमत ने IMF की शराइत मानी और IMF की शराइत के मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफा किया और जिस तरीके से टैक्स में इजाफा IMF कह रहा है उस तरीके से किया, और PDL का अभी मैं जिक्र नहीं देख पाया हूं कि PDL की मद में क्या हुकूमत 8% शायद तरक्की हो। क्या IMF मान गया इस बजट के लिए? क्योंकि इसमें ज्यादातर रिलीफ दिया गया है स्टॉक मार्केट जा रहा है। हालांकि मुझे टैक्स है तो उसे कम करने की जरूरत इस वक्त हुकूमत को क्यों महसूस हो रही है जब स्टॉक मार्केट ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रही है? टर्नओवर टैक्स को कम करने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है जब ऑलरेडी वॉल्यूम भी स्टॉक मार्केट में अच्छे हैं? 850 सीसी की जो गाड़ियां हैं उसके ऊपर विदोलिंग टैक्स जो कम करने की बात है, ये एक अच्छी मूव है। अगर जो हुकूमत चाहती है कि जो छोटी गाड़ियां हैं लोकल मैन्युफैक्चरर्स उसको हासिल कर सकें, और हमें नजर आ रहा है कम जब से इंटरेस्ट रेट्स हैं तो जो बैंक का क्रेडिट है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ा है, ऑटो फाइनेंसिंग बहुत ज्यादा बढ़ी है, तो ये एक अच्छी मूव नजर आती है। दूसरा जो अहम फोकस है, क्योंकि 5800 के लिए रेवेन्यू मेजर्स क्या होंगे जो इस बात को यकीनी बनाएंगे, वो सिर्फ एक जगह पर नजर आ रहा है, और वो ये है कि पॉइंट ऑफ सेल को बढ़ाया जाएगा। जैसा कि इसमें लिखा है कि 18% है परचून का, और जो थोक का काम है, होलसेल और रिटेल का जो काम है, उसका मईशत में हिस्सा 18% है, मगर टैक्स अदायगी में हिस्सा ना होने के बराबर है। इसलिए पॉइंट ऑफ सेल का मतलब है कि आपका एक जब आप पेमेंट करेंगे तो वो निजाम सारा का सारा मुंसलिक होगा FBR के साथ, और वहां पर आप टैक्स की सारी अदायगी जारी होगी। और कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी कह रहे हैं तो उसमें किस तरीके से जाएगा, मगर 11,000 रिटेल दुकानों पर है, कह रहे हैं 5 लाख दुकानों पर इसको लगाया जाएगा, और इसका खर्चा जो डिवाइस का होगा, मशीन का, वो हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। तो ऐसा लग रहा है कि शराद और ज़ुहैब के इसी की तरफ फोकस है हुकूमत का कि यहां से ही हमने 5.8 ट्रिलियन की तरफ जाना है, मगर नंबर नहीं लिखा हुआ कि इससे कितना हुकूमत टारगेट करने का इरादा रखती है। जी अच्छा शहजाद, एक और चीज, जैसे टैक्स कलेक्शन यकीनन जब होगी तो फिर ही लोगों की डेवलपमेंट पे भी खर्च कर सकेगी हुकूमत। तो इसमें एक और पॉइंट है कि ई कॉमर्स जो है, यानी कोविड के बाद ई कॉमर्स बहुत ज्यादा फ्लरिश किया, बिजनेस लोगों ने ऑनलाइन ज़ाहिर ऑर्डर्स भी किए और उन्हें फायदा भी हुआ। तो ई कॉमर्स को भी वो टैक्स नेट में लाना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से मजीद ये रेवेन्यू कलेक्शन हो जाएगी। तो क्या आप समझते हैं, आपने क्या अभी तक इसको? जी बिल्कुल, IT है, ई कॉमर्स है, इलेक्ट्रॉनिक कार्स, इन सब पे इंसेंटिवाइज कर रहे हैं ताकि इनको जो है जो बिजनेस है इनसे वो भी बढ़े और ये टैक्स नेट में भी आए। लेकिन देखिए जो टोटल एक्सपेंडिचर है ना इस बजट का, उसमें 15% का इजाफा हुआ है, और उसमें मेनली जो इजाफा है वो PSDP में है जो कि 650 अरब रुपए से लेकर 900 अरब रुपए हो गया है। प्रोविंसेस का जो शेयर है डेवलपमेंट का, उसमें भी इजाफा हुआ है। कुल मिला के ये 2 ट्रिलियन के आसपास बनता है। अब ये कैसे होगा इतना बड़ा एक्सपेंडिचर? ये उसी तरीके से होगा जब आप 5,800 अरब रुपए के FBR टैक्सेस इकट्ठा करेंगे, और तकरीबन 2,000 अरब के इन्होंने कहा है कि नॉन टैक्स रेवेन्यू है, जिसमें शाहज़ाद ने जैसे बताया कि PDL का अमाउंट नहीं है, क्योंकि डिस्प्यूटेड था। IMF चाहता था कि पेट्रोलियम लेवी जो है वो 600 अरब रुपए कलेक्ट की जाए, हुकूमत चाह रही थी इस पे कंसेशन मिल जाए 100-150 अरब रुपए का, ये 450 अरब रुपए के पास आ जाए, लेकिन उस पर अभी तक इत्तेफाक नहीं हो सका है। तो सारा इनसार ये होगा कि अगर आपने 6.3% फिस्कल डेफिसिट, जो कि मुझे लगता है एक रियलिस्टिक टारगेट है, अगर आपने टैक्सेस अचीव कर लिए, अब सवाल ये पैदा होता है ये टैक्स आप कैसे अचीव करेंगे। बहुत ज्यादा डिटेल बजट की आज स्पीच में नहीं थी, जो फाइनेंस बिल अब आ गया है उसको पढ़ के अंदाजा होगा कि एग्जैक्टली नए टैक्सेस कहां लग रहे हैं, एग्जेम्पशंस कहां पे खत्म की गई हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखें नॉमिनल अगर आपकी ग्रोथ होती है, GDP ग्रोथ वो 14% की है, तो आप तकरीबन 5,300 अरब रुपए तक तो पहुंच जाएंगे नॉमिनल ग्रोथ की वजह से। लेकिन बियॉन्ड दैट वो कौन सी एग्जेम्पशन आप खत्म कर रहे हैं, कौन से नए लोग हैं जिनको आप टैक्स नेट में ला रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट होगा। उसमें एक बात जो की गई है पॉइंट ऑफ सेल के लिए, बड़ा ही ऑप्टिमिस्टिक टारगेट लगता है। आज तक 11,000 पॉइंट ऑफ सेल आपके पास ये मशीन मौजूद हैं, और इसको आप बढ़ाना चाहते हैं 5 लाख तक। कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया, मुझे नहीं लगता कि 1 साल में ये मुमकिन हो सकता है। ठीक है, आपका जो विजन है वो ठीक है, आप जो करना चाह रहे हैं वो ठीक है, ताकि तमाम आप जो होलसेलर्स और रिटेलर्स हैं उनको डॉक्यूमेंट करें। लेकिन मुझे लगता है ये फौरी तौर पर करना जो है थोड़ा सा मुश्किल होगा, और ये बड़ा रेलेवेंट सवाल है
कि स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करेंगे लोग उनको रिलीफ दिया गया है दोनों सूरतों में, टर्नओवर टैक्स की सूरत में भी और कैपिटल गेन की सूरत में भी। तो इस पर भी कोशिश करेंगे जब शौकत तरीन साहब से बात करें तो उस पर उनकी राय लें कि इसकी वजह क्या है। उन्होंने बताया कि स्टॉक मार्केट कोविड की वजह से बहुत ज्यादा मुतासिर हुई है, इसलिए हम ये रिलीफ देना चाहते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट की जो परफॉर्मेंस है उसमें तो आपको पता है कि रोज कोई ना कोई वफाकी वजीर आकर उसको बता रहा होता है कि देखें ये बेंचमार्क है स्टॉक मार्केट हमारी कारकर्दगी का, और वो बता रहे हैं कि टर्नओवर भी बढ़ रहा है, यानी कि वॉल्यूम में इजाफा हो रहा है, स्टॉक मार्केट जो है दोबारा 48,000 से क्रॉस कर चुकी है। तो उसको तो वो अपनी एक अचीवमेंट के तौर पे पेश करते हैं। फिर भी एक आज कहा गया कि कोविड की वजह से मुतासिर हो रहा है स्टॉक मार्केट, इसलिए जो है कैपिटल गेन टैक्स में और टर्नओवर टैक्स में कमी की गई है। तो अगर टैक्सेस आप इकट्ठा कर लें तो मुझे लगता है कि ये रियलिस्टिक है, क्योंकि पहले सुनने में आ रहा था 5.5% पे रखेंगे फिस्कल डेफिसिट, अब ये 6.3% है। तो अगर आपकी जीडीपी का साइज हजूम यहां से बढ़ता है तो आई थिंक रियलिस्टिक टारगेट होना चाहिए अगर टैक्स अचीव कर ले तो। अगर 6.3% उस सूरत में जब टैक्स का टारगेट अचीव हो जाए। हमारे साथ जिशान मर्चेंट मौजूद हैं, आप माहिर टैक्स अबूर हैं, खुरम शहजाद साहब मौजूद हैं, माहिर मईशत है। जिशान मर्चेंट साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको लग रहा है कि जो तरीकाकार बताया गया है 5,800 अरब रुपए से ऊपर टैक्स जमा करने का, जिसमें पॉइंट ऑफ सेल पे ज्यादा फोकस नजर आ रहा है, ये आपको लग रहा है पॉसिबल है आप जिस तरीके से देख रहे हैं इस बजट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये पॉइंट ऑफ सेल की एक तो क्लैरिफिकेशन ये कर लीजिए कि जो अगले साल तक का हदफ है, जो कल हमने इनकी स्पीच से भी सुना था शौकत तरीन साहब की, वो 80,000 है। 5 लाख तो इन टोटल की बात कर रहे हैं, वो अगले साल 10,000 11,000 से 80,000 तक जाने का टास्क है। एक तो वो बात देखें, पॉइंट ऑफ सेल में चूंकि प्रैक्टिकली हमने कुछ जगहों पे इंप्लीमेंट कराया है, उसमें कुछ परेशानियां हैं। कुछ 12 सेक्टर ऐसे हैं कि जो सर्विसेज सेक्टर हैं, जो जिसपे सेल्स टैक्स का इतलाक सूबाई सतह पे होता है, लेकिन उनको भी पॉइंट ऑफ सेल लगाने के लिए कहा है, जिसमें रेस्टोरेंट्स सबसे बड़ा सेक्टर है और होटल इंडस्ट्री सेकंड नंबर का सेक्टर है। अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यह है कि जब तक वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर नहीं होंगे तो पीओएस उस पर डिप्लॉय हो ही नहीं सकता। तो ये एक तो सबसे बड़ा ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से डिले होगा। अलबत्ता पीओएस लगाने से जो फायदा जो समझ में आ रहा है कि एक तो जो ये एफबीआर के जहन में ये चीज है कि वो लोग अपनी एक्यूरेट सेल्स नहीं बताते, वो एक्यूरेट सेल्स रिपोर्ट होना शुरू हो जाएंगी और उसी के साथ साथ टैक्स कलेक्शन भी डेफिनेटली बढ़ेगा। जो एक अच्छी चीज मुझे नजर आई है अभी तक इस बजट में, जो आप कैपिटल गेन्स की बात कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट के लोगों के लिए कल बड़ी तेजी का दिन होगा मेरे ख्याल से, वहां तो अच्छी खबर नजर आएगी। स्टॉक मार्केट बाय द वे, कल शौकत तरीन साहब ने कहा कि एशिया दुनिया की चौथी बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट है इस वक्त करंटली। तो ये बात करना कि वो गलत यानी उस पर नुकसान हुआ है, आई डोंट नो। बट अगर आप समझते हैं कि जरूरत थी कोई कैपिटल गेन टैक्स पर छूट देने की, टर्नओवर टैक्स पर छूट देने की? बेसिकली रिकॉर्ड वॉल्यूम्स हैं, मार्केट बढ़ रही है, 50,000 के पास पहुंचने वाली है। मैं ये समझता हूं कि इससे होगा क्या, जो टैक्स की रेट की छूट दी गई है, इससे होगा कि लोग ज्यादातर इंक्लाइन होंगे अब शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए और मार्केट का जो साइज है वो बढ़ता चला जाएगा। तो अल्टीमेटली जब देखिए, एक बुनियादी उसूल है कि जब टैक्स रेट कम होता है तो टैक्स की कलेक्शन बढ़ जाती है, क्योंकि जब रेट कम होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग उस पर इंक्लाइन होते हैं कि वो उस चीज को कर लिया जाए। अब जैसे स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए एक डिफरेंट टैक्सेशन की स्कीम लाई जा रही है, जहां पे उनका टर्नओवर टैक्स कम करने की बात हो रही है। ये बहुत अच्छा स्टेप है, इसको हम कई अरसे से ये कह रहे थे, क्योंकि इस वक्त जो मीडियम या स्मॉल जो बिजनेसमैन है वो तो सिस्टम में है ही नहीं। जैसे ट्रेडर आपके सिस्टम में नहीं है, वैसे ये स्मॉल बिजनेसेस भी नहीं है। तो क्या ही अच्छा होता कि जो ये स्मॉल एसएमईज के लिए जो ये लेकर आए हैं टैक्सेशन की स्कीम, वैसे ही ट्रेडर्स के लिए भी लेकर आए, क्योंकि ट्रेडर्स का कंट्रीब्यूशन इस वक्त इकोनॉमी में है ही नहीं। तो फिलहाल जीशान साहब ये बताइएगा कि 1100 अरब रुपए हमने ज्यादा इकट्ठा करना है रवा माली साल से, तो इसमें नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ की वजह से आप इकट्ठा कर लेंगे तकरीबन 500-600 अरब रुपए। जो बाकी 500 अरब रुपए हैं वो आपके ख्याल में कहां से पूरा होंगे? ये बजट क्या कहता है उस? देखिए, बहुत सारी एग्जेम्पशंस कम, अभी मैं जो ये सेलिएंट फीचर्स देख रहा था, बहुत सारी एग्जेम्पशंस को जो है खत्म करने की तजवीज दी गई है। तो जब एग्जेम्पशंस आप खत्म करते हैं तो एग्जेम्पशन की कॉस्ट भी, अगर आप देखें फाइनेंस बिल इस वक्त 400 पेजेस का फाइनेंस बिल है तकरीबन, तो फाइनेंस बिल में आखिर का जो पोर्शन है उसमें ये सारी जो एग्जेम्पशंस की वैल्यूज हैं वो दी गई हैं। उसमें से बहुत सारी एग्जेम्पशंस को इस साल खत्म किया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि जब वो एग्जेम्पशंस खत्म होंगी तो ऑब्वियसली उससे टैक्स रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये एक बैलेंस्ड अप्रोच लग रही है और मैं समझता हूं अच्छा। और एक जो बहुत अच्छी चीज जो अभी जो मेरे पास मैसेज पे आई कि इस दफा आज ही के दिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ड्राफ्ट
टैक्स रिटर्न्स दे दिए हैं जो पिछले साल सितंबर की 12 तारीख और 13 तारीख के 8 सितंबर को दिए गए थे, इस दफा आज ही के दिन वो ड्राफ्ट टैक्स रिटर्न्स दे दिए गए। इसका मतलब ये है कि जो एफबीआर की मशीनरी है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, इस वक्त एक प्रॉपर प्लान के तहत अपना काम करते हुए नजर आ रही है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें बिजनेसेस को फायदा होगा और उससे अल्टीमेटली टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि रेवेन्यू मेजर्स के तौर पे इंट्रोड्यूस की गई हैं, जैसे कि अब अगर प्रॉपर्टी पे कैपिटल गेन अगर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा होगा तो वो फिक्स रिजीम से निकलकर नॉर्मल रिजीम में आ जाएगा। तो जब नॉर्मल रिजीम में आएगा तो ऑब्वियसली टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो अभी जितना थोड़ा सा हम रिव्यू कर सकें उसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है कि बड़ा बैलेंस नजर आ रहा है, और उम्मीद तो यह है कि अगर ये प्रॉपर स्पिरिट में अप्लाई हो गया तो रेवेन्यू कलेक्शन होगा। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या एफबीआर इन चीजों को प्रॉपर्ली इन्फोर्स कर सकेगा या नहीं। वैसे इन्फोर्समेंट जाहिर सवाल रहता है। खुरम शहजाद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। खुरम शहजाद साहब, मईशत के हवाले से भी बताइएगा, 4.8% का ग्रोथ टारगेट रखा है, उसके हिसाब से आपको लग रहा है कि एक ग्रोथ बजट है क्योंकि 4.8% तक हम पहुंच सके, और क्योंकि आपका ताल्लुक स्टॉक मार्केट से भी है, मार्केट की टर्मिनोलॉजी में ही आपको लग रहा है बड़ा लाओमाल बजट है? बिल्कुल, देखें कैपिटल गेन्स टैक्स का जो इंसिडेंस अभी इन्होंने दिया है, ऑफ कोर्स उससे तो लगता है कि कैपिटल मार्केट के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। ना सिर्फ कैपिटल गेन्स टैक्स बल्कि आपने देखा है टर्नओवर टैक्स को भी कुछ हद तक कम किया है, और भी जो है ऐसे इकदाम किए गए जिनसे सेक्टर वाइज जो है वो इम्पैक्ट्स हैं। जैसे ऑटो सेक्टर की आपने बात की है, तो नेचुरली स्टॉक मार्केट के लिए तो अच्छी खबर है, बट हम इकोनॉमी भी अगर थोड़ा सा देखें तो बिजनेस फ्रेंडली भी है टू एन एक्सटेंड, इंडिविजुअल फ्रेंडली भी है, प्लस टैक्स का बर्डन कम किया है। अब हम जो बात कर रहे हैं वो ये कि जी एक तरफ तो आपने डेवलपमेंट बजट दिया, जिस तरह से बात हुई कि ये ग्रोथ ड्रिवन बजट होगा, तो वो तो समझ में आ गया कि 900 बिलियन का आपको पीएसजीपी दिया है और आपको टैक्स कम किया है, खत्म नहीं किए कोई टैक्सेस को आहिस्ता आहिस्ता कम करने की बात की है और सिंप्लीफिकेशन की बात की। ये अच्छी खबरें हैं, ये अच्छी डेवलपमेंट है। अब हम आते हैं टैक्स टारगेट पर। जैसे शहजाद ने कहा कि हम लेट्स से 5400 अरब अचीव कर लेंगे, आप इन्फ्लेशन मिलाएं और ग्रोथ मिलाएं, ये तकरीबन बनता है आपका 15%, तो ग्रोथ आपको चाहिए रफली कोई 25% से भी ज्यादा। तो देखें, आप ये देख लें कि पिछले साल का भी जो ये टैक्स का टारगेट जा रहा है ये 95% तक ही है, 95% ही एक्सपेक्ट करें आप। शॉर्टफॉल होगा, लेकिन शॉर्टफॉल बहुत ज्यादा शायद नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी इसका शॉर्टफॉल अगर आ रहा है, अगर हम कैलकुलेट करें तो 5400 बिलियन रुपीस का जो है वो टैक्स इकट्ठा हो सकता है। उसके अगेंस्ट अगर आप टारगेट देखें तो 5800 से ज्यादा का है। इसका मतलब ये कि तकरीबन 400 अरब का शॉर्टफॉल आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ जो इन्होंने हाईलाइट किया, एक तो पीएस पॉज की आपने बात की कि रिटेल सेक्टर पे जो है वो उसको कवरेज की जाए, नेट मिलाया जाए। आप देखिए सर्विसेज सेक्टर जो है वो इकोनॉमी का सबसे बड़ा सेक्टर है, 61% इस वक्त इकोनॉमी का पोर्शन जो है वो सर्विसेज के पास है। इसके अंदर रिटेल एंड ट्रेड एंड होलसेल ये खुद जो है वो तकरीबन 18-19% है इस वक्त इकोनॉमी का, जो कि मैन्युफैक्चरिंग के बराबर है। तो यहाँ पे टैक्सेस लग सकते हैं। इसमें एक और बात की गई है ऑनलाइन सेल्स की, यानी कि ई कॉमर्स पे टैक्स लगाने की बात की गई है। अगर आपको मैं थोड़े से नंबर्स दूं तो ई कॉमर्स की जो मार्केट है इस वक्त शहजाद एंड आप ये देखें कि $4 बिलियन की मार्केट है। शाहजेब, $4 बिलियन की मार्केट का मतलब है 620 अरब रुपए की मार्केट है इस वक्त ई कॉमर्स की। इसमें अगर 5% टैक्स लगता है, 1% सेल्स टैक्स जो कि एडजस्टेबल है, वो फुल एंड फाइनल टैक्स की हम बात नहीं कर रहे, जो कि ऑफकोर्स एक किसी भी सेल्स पे लगता है। तो अगर 5% की बात करें तो 33-35 अरब रुपए यहाँ से इकट्ठे हो सकते हैं। अगर 17% लगा दिया जाए तो वो तो 100 अरब से ज्यादा हो सकता है। तो नए एरियाज नए टैक्स नेट पे लाने के लिए थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअल टैक्स लगाना बेहतर होगा, ना कि ये कि आप एकदम से टैक्स लगाएं और जो है एक ग्रोइंग एरिया को जो है वो आप जो है वो रोक दें, चोक कर दें। तो मेरे ख्याल में शॉर्टफॉल होगा, ये दो इश्यूज ऐसे शॉर्टफॉल होगा। जी खुरम, क्योंकि इन्फ्लेशन, महंगाई इस हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज रहा है। 2 नंबर्स मेरे सामने हैं और उनको देखते हुए ऐसा लगता है कि ये आगे जाके मजीद इन्फ्लेशन में इजाफा दे सकते हैं। एक तो जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है 2080 अरब रुपए का है। अब उसमें अगर 500 अरब रुपए भी पेट्रोलियम लेवी रखी जाती है तो इसका मतलब आगे जाके जो पेट्रोल प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमत बढ़ेगी, पेट्रोल की, डीजल की कीमत बढ़ेगी, वो इन्फ्लेशनरी होगा। और इसी तरह 682 अरब रुपए की सब्सिडीज रखी हुई हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप शायद आगे जाके टैरिफ भी बढ़ाना चाहेंगे पावर के, तभी आपने वहां पे सब्सिडी ज्यादा रखी है, और या अगर आप तेल में इसको एडजस्ट करना चाहेंगे। तो ये तो दोनों ऐसे लगते हैं कि नंबर्स जिससे लगता है कि आगे जाके महंगाई में इजाफा होना है और इसीलिए हुकूमत वहां पे सब्सिडी भी रख रही है। देखिए, इसमें 3 एरियाज है। शहजाद, बहुत अच्छा पॉइंट आपने जो है रेज किया है। एक तो देखें ऑफकोर्स टैरिफ, और दूसरी तरफ जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है टैक्स का इंक्रीज करना।
ये डेफिनेटली होगा, क्योंकि पीएल इस वक्त जो है वो बहुत कम हो गया है। पेट्रोलियम लेवी ऑल्दो 400 बिलियन से ज्यादा कलेक्शन हो चुकी है, बट इस साल में आपने देखा होगा जो एसपीएम है पेट्रोलियम और एनर्जी पे, उन्होंने एक चीज पॉइंट आउट की थी आप ही के प्रोग्राम में। मैं खुरम अगर आपकी तरफ इसी सवाल को लेकर फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है, मैं चीज जानना चाहता हूं। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज काबीना का इजलास भी हुआ, उसके बाद बजट को अप्रूवल भी दिया गया। आईएमएफ के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्या कंसेंसस हो गया है इस बजट के ऊपर या अभी तक मुज़ाकरात जारी थे? क्या बताया फाइनेंस टीम ने आज काबीना को? नहीं, आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात जारी है और अच्छे मुज़ाकरात हो रहे हैं और आईएमएफ के प्रोग्राम का हम हिस्सा है। और इस वक्त जो हमारा एंड गेम है या डेस्टिनेशन है या जो मंजिल है, उसके ऊपर हमारा और आईएमएफ का कोई आपस में इख्तलाफ नहीं है। आईएमएफ जो बात कर रहे हैं हम समझते हैं वो बिल्कुल सही है और हम उस तरफ ही जाना चाह रहे हैं। सिर्फ उसकी जो मॉडस ऑपरेंडाई है या तरीकाकार है उसके ऊपर बातचीत हो रही है, तो इंशाल्लाह ताला ये बातचीत मुस्बत नतीजे पे पहुंचे। अच्छा फवाद साहब, आज जो रवैया था ऑपोजिशन का, उससे तो नहीं लगता कि ऑपोजिशन इस बजट में आपको राजा रियाज साहब ने भी कहा है कि हम वफाक में भी उन्होंने ये भी कहा कि आज हमारी फतह में उस केस को खत्म कर दिया गया है। तफ्तीशी अफसर ने ही कह दिया कि हमें इनके कस्टडी की जरूरत नहीं है, गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है, जबकि आप कहते आए हैं कि कॉम्प्रोमाइज किसी किस्म का केसेस पे नहीं करने जा रहे इमरान खान साहब। ये डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं आज के बजट के हवाले से? नहीं, इसका इससे तो खैर बिल्कुल ही कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए 3 इंक्वायरीज हो रही हैं, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और ये जहांगीर तरीन साहब। तीनों में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने जाके ये कहा है कि अभी हम इनको गिरफ्तार करना नहीं समझते, क्योंकि जो इस वक्त जो केसेस हैं उनमें जब एविडेंस आती है तब गिरफ्तार करते हैं, किसी के शौक पे तो गिरफ्तार नहीं करना। तो इसलिए उन्होंने जाके ये स्टेटमेंट दी है और वो सबके लिए ही है, वो शहबाज शरीफ साहब के लिए भी है, वो जहांगीर तरीन साहब के लिए भी है। और ये इमरान खान कभी भी तफ्तीश में इंटरफेयर नहीं करते, तफ्तीशी एजेंसी का मामला है। परसेप्शन आज ही बजट अनाउंस हुआ है और आज ही जो है एक किस्म का रिलीफ मिल गया, तफ्तीशी अफसर ने कह दिया कि हमें गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। वैसे मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ जब नैब का मुकदमा था उसमें दोनों जेल काट चुके हैं कन्विक्शन के बगैर। तो आज ही आया तो परसेप्शन तो ये डेवलप होगा ना कि एनआरओ दे दिया है जहांगीर खान तरीन को। वो तो इस केस में भी फिर मतलूब है। वो तो जो जिस केस में उनको अरेस्ट किया गया था, उनको अरेस्ट तब किया गया था जब शहबाज शरीफ पेश ही नहीं हो रहे थे और आपको पता लंदन चले गए थे। और फौजी साहब, अगर इसमें सिर्फ एक सवाल ये कि क्योंकि ये केस नैब ने भी टेकअप किया हुआ है चीनी वाला, मगर क्योंकि इस केस में वहां पर ये भी मतलूब होंगे तो नैब इतना तेजी से नहीं जा रहा है आगे, हालांकि अरबों रुपए का इल्जाम है, वरना नैब तो फौरन ही अरेस्ट कर लेता। ये एफआईए का ही मामला ज्यादा बना हुआ है। नहीं, देखें पहली बात यह है कि नैब तो फ्रैंकली नहीं अरेस्ट करता। नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ पूरे ट्रायल में उनको नैब ने अरेस्ट नहीं किया और वो उनको जब सजा हुई तब वो जेल में गए। इसी तरीके से ये केस एफआईए के पास है और नैब ने अभी तक इसके ऊपर जुरिडिक्शन नहीं ली है। जब नैब जुरिडिक्शन लेगा तो फिर नैब की अपनी बात है। फिलहाल तो ये केस एफआईए के पास है और जो रिलीफ शहबाज शरीफ साहब को मिला है, अगर आप ये कहें कि हम शहबाज शरीफ साहब को तो अरेस्ट ना करें और तरीन साहब को अरेस्ट कर लें क्योंकि कुछ दोस्तों की ख्वाहिश है, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। अरेस्ट तो दोनों को, अरेस्ट तो मेरा ख्याल है कन्विक्शन से पहले जो अरेस्ट का मामला है उस पर तो आपकी अपनी भी एक राय रही है। और जो आपने मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब की मिसाल दी, उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी, वो पेश होते रहे, उसके बाद सजा हो गई, उसके बाद गिरफ्तार हो गए। इससे सवाल उठता है कि आपकी हुकूमत में आने के बाद नैब महज किसी को इंक्वायरी की स्टेज पर, किसी को इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर अरेस्ट कर लेता है और शुगर का क्राइसिस आया तो उसमें जहांगीर तरीन साहब है तो नैब की इंक्वायरी स्लो है मगर एफआईए की इंक्वायरी बड़ी फास्ट है, वो कह रहे हैं अरेस्ट करने की कोई नियत नहीं है। इंक्वायरी नहीं, नैब ने भी जुरिडिक्शन ही नहीं ली इसके ऊपर। लेकिन नोटिस लिया हुआ है, उन्होंने आपके लोगों को भी बुलाया है, पंजाब के ऑफिशियल्स को भी पिछले दिनों बुलाया गया था। नहीं सर, नोटिस लेना नहीं है ना, जुरिडिक्शन अभी नहीं ली उन्होंने। जब अगर वो नोटिस ले लेंगे, जुरिडिक्शन ले लेंगे तो फिर एफआईए की खत्म हो जाएगी इंक्वायरी, दोनों में पैरेलल नहीं चल सकती। लेकिन अब आपने ये देखे ना, एक जब बात होती है कि कन्विक्शन से पहले आप या तो फिर शहबाज शरीफ को, तरीन साहब को, हमजा शहबाज इन सबको फिर अरेस्ट कर लें और ये भी प्रेरोगेटिव है। लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कह रही है कि अभी हमें इनको गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है, तो जब इनको नहीं है तो उनको भी नहीं है, तो ये तो एक पैरेलल है जो चल रहा है। एहसन इकबाल साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे जरा मौक़िफ़ ले लें। एहसन साहब, बजट पे आने से पहले ये बता दीजिए कि आज ऑपोजिशन ने उसी वक्त एहतजाज शुरू कर दिया जब बजट स्पीच शुरू भी नहीं हुई थी। कम से कम सुन तो लेते कि बजट में ऐसा क्या है, चीजें मनफी नजर आती तो शोर शराबा करते, एहतजाज करते। शुरू से एहतजाज का क्या मकसद था आज? एहसन साहब, आवाज आ रही है आपको?
जी शहजाद, आवाज आ रही है? जी एहसन इकबाल साहब, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है जी। मैंने कहा कल जिस अंदाज से हुकूमत ने कौमी असेंबली में लेजिस्लेशन को बुलडोज किया है और उसके अंदर बहुत से मुतनाज़ा बिल्स जो है बगैर किसी डिबेट के, बगैर किसी कंसल्टेशन के और बगैर किसी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के उन्हें एक मार्शल लॉ के अंदाज में या डिक्टेटरशिप के अंदाज में पास किया गया है, उसके ऊपर हमारा शदीद एतराज कल भी था और आज भी है। दूसरा यह कि बजट की जो तफासील है वो पहले ही आ चुकी थी काफी हद तक मीडिया के जरिए और पब्लिक में, और जो हुकूमत ने अवाम के साथ और कौमी असम्बली के साथ बिलखसूस पिछले साल से आदाद शुमार को छुपाने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। हमने पिछले साल भी बजट में कहा था कि ये बजट नहीं है, बजट सारा साल आएगा और बजट कई मिनी बजट की सूरत में आएगा। और आज भी आपने देखा कि जब बजट स्पीच हमारे सामने आई और हमने उसमें देखा कि बहुत सारे ऐसे अहम इश्यूज हैं कि जो आपको बताते हैं कि इसकी हकीकत क्या है। मैं दो चीजों की आपको मिसाल देता हूँ। एक ये कि पिछले 3 साल से तनख्वाह में इजाफा नहीं हुआ था और पाकिस्तान में रिकॉर्ड महंगाई हुई है और हुकूमत ने सिर्फ 10% तनख्वाहों में इजाफा करके जो तनख्वाहदार लोग हैं उनके साथ मजाक किया है। हम समझते हैं कम से कम 25% इजाफा किया जाना चाहिए था, जितनी इन्फ्लेशन बर्पा की गई है पाकिस्तान के अंदर और जो इस वक्त तनख्वाहदार लोगों के इस महंगाई के सूरत में हालात हैं, चाहे वो सिविल सर्विस में है, चाहे वो दफाई इदारों के अंदर है, चाहे वो हमारे ग्रेड 1 से 16 तक के लोग हैं या 16 से 22 तक लोग हैं, हर शख्स परेशान है। दूसरे अगर आप डेवलपमेंट बजट देखें, मैं उसको सिर्फ एक आपको बताता हूँ हुकूमत की जो संजीदगी है। अभी रेलवे का हादसा हुआ तो हुकूमत ने बड़ी तफसील से कहा कि हम तो जी पेशावर से कराची तक पूरी रेलवे को ML1 के जरिए मॉडर्नाइज कर रहे हैं। ये ML1 वो मंसूबा है कि जो 2017 में हमारी हुकूमत के दौर में चाइना से CPEC के नतीजे में फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ था। इसकी जो कुल लागत है वो 1111 अरब रुपए है। अब उसके अगेंस्ट सिर्फ 6 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मगर ऐसे ये तो 186 साल लगेंगे इस मंसूबे को। ऐसे साहब ये तो टोकन अमाउंट रखा गया ना, क्योंकि वो तो चाइना ने फाइनेंस करना है ML1 और अभी चाइना से मुज़ाकरात इस हवाले से चल रहे हैं। पाकिस्तान ने अपना सारा काम कर लिया है तो उसका टोकन अमाउंट रखा गया है। ये चाइना ने फाइनेंस करना है CPEC को। PSDP के अंदर जो एलोकेशन होती है उसमें फॉरेन एड और लोकल कंपोनेंट दोनों दिखाए जाते हैं। तो ये जो मैं आपको 6 अरब बता रहा हूँ ये फॉरेन जो कंपोनेंट है और लोकल कंपोनेंट है उसको मिला के है, क्योंकि PSDP में कोई भी प्रोजेक्ट उसके ओवरऑल साइज के अंदर ही पार्क होता है, चाहे वो 10 अरब का हो चाहे 500 अरब, सारे का सारा बाहर से आ रहा हो, वो आपके PSDP के हिस्से के अंदर ही पार्क होगा। मगर इसका ये भी मतलब हो सकता है कि कम से कम इस साल के लिए हुकूमत यही प्रोजेक्ट कर रही है कि इतना ही काम हो पाएगा, क्योंकि जाहिर है ML1 पे एक साल में तो बन नहीं जाना ML1। अभी चाइना ने भी पूरा अप्रूवल नहीं दिया है। 111 अरब का मंसूबा है और आप साल में 6 अरब सिर्फ मुख्तस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि आपने जैसे कहा कि एक टोकन एलोकेशन की है कि प्रोजेक्ट जिंदा रखा है, लेकिन इस साल के अंदर कोई काबिल जिक्र आप काम नहीं कर मगर ऐसे मतलब आपने जैसे कहा कि 10%, जाहिर है जो इन्फ्लेशन है अगेंस्ट इन्फ्लेशन नजर आता है कि 10% का इजाफा जो है सरकारी मुलाजमीन के लिए वो उनकी जो रियल इनकम है उससे बुरी तरह हर्ट हो चुकी है 2-3 पिछले सालों में। मगर जो मिनिमम वेज है, क्योंकि जाहिर है सबसे ज्यादा तबका जो मुतासिर होता है महंगाई से और खाने पीने की महंगाई जो पाकिस्तान में हो रही है उससे गरीब तबका होता है, उसको बहुत ज्यादा इजाफा किया गया, 20,000 पर किया गया, 20% ज्यादा इजाफा। ये भी आप समझते हैं कि ये भी ठीक नहीं किया हुकूमत ने? देखिए इसका तो पता लगेगा इन्फोर्समेंट कैसे होती है, क्योंकि ये जो 20,000 आता है ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर ज्यादातर जाती है और इसकी क्या हुकूमत इन्फोर्समेंट कर सकती है, नहीं कर सकती। और दूसरी बात यह है कि जो हुकूमत ने पाकिस्तान के ग्रोथ को पिछले 3 सालों में कॉम्प्रोमाइज किया, आप इससे देखिए कि जहां हमारा डेवलपमेंट बजट मुतासर हुआ है, इस साल इन्होंने तकरीबन 2100 अरब रुपए का नेशनल डेवलपमेंट आउटले किया है। हमने 2017-18 में 2100 अरब का डेवलपमेंट आउटले किया था। अब आप 4 सालों की इन्फ्लेशन डालें, 4 सालों के डॉलर के नतीजे में जो हमारे रुपये की कीमत गिरी है 105.10 से 157 तक आ चुका है, उसको अगर आप बीच में फैक्टर इन कर लें तो ये आज का 2100 अरब 2017-18 के 2100 अरब के मुकाबले में आधा रह जाता है। तो हमारी डेवलपमेंट कम हुई है। इसी तरह अगर आप डिफेंस बजट देखें, पिछले साल 1290
डिफेंस बजट था। इस साल गालबन 1370 डिफेंस बजट है, उसी सतह के ऊपर है 1300 अरब रुपए के ऊपर। इस पर तो वैसे हुकूमत के मौके एहसन साहब के हम एक कंसोलिडेशन फेज से निकल के अब ग्रोथ फेज में जा रहे हैं, तो चीजें आहिस्ता आहिस्ता उसी लेवल पर आ रही हैं जिसपे पहले थी। लेकिन जब ये आदाद शुमार की बात करते हैं, जैसे हुकूमत ने जब बताया कि इस साल हमारी जीडीपी जो है 3.94% होगी, आप लोगों ने भी कहा झूठे नंबर्स हैं, गलत नंबर्स हैं। कल जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है, वो कहता है कि इस साल की जो एस्टिमेशन है जीडीपी ग्रोथ की वो 4.7% है। ये इदारा जाहिर सी बात है एफबीएस के नंबर अपने पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के नंबर तो नहीं ना, इनकी अपनी एस्टिमेशन है जो कि उससे ज्यादा ग्रोथ बता रही है जो कि पाकिस्तान की हुकूमत ने बताए हैं। देखिए, अगर आप वो तो उनका मुझे मालूम नहीं है क्या बुनियाद है, वो हुकूमत के फिगर्स पे ही रेस्ट कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट जो फोरकास्ट है IMF की और वर्ल्ड बैंक की, वो अभी तक हुकूमत की फोरकास्ट को सपोर्ट करती हुई नजर नहीं आ रही। और मैं आखिर में फिर ये कहूंगा, देखिए ये अदाद शुमार बजट के मीनिंगलेस हैं, क्योंकि 3 सालों में ये होता है कि हुकूमत यहाँ कौमी असेंबली में एक डॉक्यूमेंट पेश करती है, इसके 6 हफ्तों के अंदर अंदर मिनी बजट आने शुरू हो जाते हैं। क्या हुकूमत ये गारंटी कर सकती है कि ये बिजली के निर्खों में इजाफा नहीं करेगी, ये गैस के निर्खों में इजाफा नहीं करेगी, ये SROs नहीं निकालेगी? अभी इस बजट से पहले ऑर्डिनेंस के जरिए 700 अरब रुपए के फिस्कल मेजर्स हुकूमत ने उठाए हैं। तो इसलिए ये बजट बड़ी हद तक हुकूमत ने बेईमानी कर दिया है। मगर एहसन साहब, जब आप ये कह रहे हैं कि ये इजाफा नहीं करेगी, देखें ये बात तो ठीक है कि डॉक्टर हफीज शेख ने जब प्रोग्राम को दोबारा बहाल कराया तो उस वक्त उन्होंने कुछ कमिटमेंट्स की, बिजली की कीमतों में इजाफे के लिए पीडीएल की 600 अरब रुपए की कमिटमेंट करके आ गए। मगर इस वक्त जो हुकूमत ने बजट अनाउंस किया है और बजट से पहले जो ऐलान किया है उसके मुताबिक ये कि जो बिजली की कीमतों में इजाफा पहले कमिट किया गया था वो इस वक्त पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। पीडीएल के हवाले से भी ये खबरें हैं कि हुकूमत रेजिस्ट कर रही है क्योंकि 30 रुपए तेल की कीमतों में इजाफा करना पड़ जाएगा। इस वक्त बजट में वो चीजें रिफ्लेक्ट नहीं हो रही हैं जो कि प्रॉमिस किया गया था और IMF से मुज़ाकरात जारी हैं। तो आप इतना रूम नहीं देंगे हुकूमत को? क्या पता IMF को हुकूमत मना ले और फिर ये जो मिनी बजट की आप बात कर रहे हैं वो ना आए और इसी बजट के तहत पाकिस्तान आगे बढ़ रहा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन शाहिद, मैं आपको कहूं कि ये जो हुकूमत की गैर संजीदगी, आप मुझे बताइए दुनिया के किसी मुल्क में बजट के आने से 6 हफ्ते पहले वजीर खजाना बदला जाता है? किसी मुल्क में 3 हफ्ते पहले सेक्रेटरी खजाना बदला जाता है? अगर आपके पास कोई संजीदा एफर्ट हो, यही वजीर खजाना जो आज बजट तकरीर में पाकिस्तान को एक जन्नत नजीर बना के पेश कर रहे थे, 2 महीने पहले मैंने आप ही के प्रोग्राम में सुना है कि इन्होंने कहा कि मईशत का सत्यानाश और बेड़ा गर्क हो गया है। मुझे बताएं कि 2 महीने के अंदर वही मईशत जिसका सत्यानाश और बेड़ा गर्क हुआ था, आज वो एक मिसाली तरक्की करती हुई और बड़ी उभरती हुई मईशत कैसे बन गई है? इनके पास क्या जादू की छड़ी थी? और असल बात यह है कि जो पुडिंग का इम्तिहान है वो उसका टेस्ट होता है। आज आप देखिए, जब बजट यहाँ पेश हो रहा था, सरकारी मुलाजमीन बाहर हजारों की तादाद में मुजाहरा कर रहे थे, उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं, जो महंगाई का निशाना बने हुए हैं। एक गरीब आदमी 500 रुपए किलो मुर्गी का गोश्त लेकर आता है, खाने पकाने का तेल जो है उसको 300 रुपए किलो मिलता है। फिर वजीर खजाना कहते हैं जी इम्पोर्टेड चीजों की वजह से महंगाई होगी। मुझे बताइए, क्या हम मुर्गियां इम्पोर्ट करते हैं? क्या हमारे मुल्क में गोश्त इम्पोर्ट होता है? क्या हमारे मुल्क में सब्जियां इम्पोर्ट होती हैं? हर वो चीज चाहे वो मुल्क के अंदर बनती है चाहे वो मुल्क के बाहर से आती है, उसकी कीमतें आसमान को चली गई हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो महंगाई को अरेस्ट करना है। यकीनन ये एक बड़ा इशू है एहसन साहब। ऐसी बात नजर नहीं आई कि जिससे महंगाई अगले साल में काबू में आए। मजीद भी इससे बात करेंगे। मोहम्मद सोहेल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सोहेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जैसे कि शौकत तरीन साहब ने कहा कि अब हमें एक सस्टेनेबल ग्रोथ फेज में जाना है, तभी लोगों को रोजगार मिल सकेगा, तभी पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा सकेगा। आपको लगता है कि ये बजट जो आज पेश किया गया है ये उस विजन पर पूरा उतरता है? देखिए, ग्रोथ पर तो शायद पूरा उतरता है, बट सस्टेनेबल ग्रोथ, और उन्होंने एक और वर्ड यूज किया इंक्लूसिव ग्रोथ, ये बहुत ही क्रिटिकल सेंटेंस है, क्योंकि उसके लिए आपको 7-8 साल तक लगातार ग्रोथ हो और मुल्क में अमन रहे, मुल्क में सियासी इस्तेकाम रहे, तो ये हो सकता है। मगर अगर हम इस हुकूमत का पिछले 2 बजट देखें, उसके मुकाबले में ये बजट थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें फोकस स्पेंडिंग पर किया गया है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे। क्योंकि हमने देखा है कि मुल्क में जब भी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो जीडीपी ग्रोथ बढ़ती है। इसके साथ साथ थोड़े ऑप्टिक्स को भी बेहतर किया गया है, काफी जगह पे ड्यूटीज
टैक्सेस को रैशनलाइज किया गया है, कम किया गया है। तो ओवरऑल जो इनिशियल इंप्रेशन है, अभी डिटेल्स इसकी देखनी पड़ेंगी जो वजीर खजाना की तकरीर से, उससे मुझे लग रहा है कि ये पिछले बजट से थोड़ा डिफरेंट है, ग्रोथ ओरिएंटेड है। इसमें कॉन्फिडेंस जो बढ़ रहा है इकोनॉमी में, उसको मजीद बढ़ाने की कोशिश की गई है। अलबत्ता 2-3 चैलेंजेस जरूर हैं मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में कि IMF का रिएक्शन इस पे क्या आता है, और दूसरी जानिब जो ग्लोबल इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रही हैं, और जिसका आपने भी जिक्र किया कि PDL का टारगेट जो उन्होंने 600 अरब से ऊपर रखा है, वो इन्फ्लेशन तो क्रिएट करेगा, मगर मेरे हिसाब से कम ग्रोथ और हाई इन्फ्लेशन से बेहतर है कि हाई ग्रोथ और हाई इन्फ्लेशन हो जाए। इसी तरह के बजट हमने पिछली हुकूमत के दौर में भी और शौकत अजीज साहब के जमाने में भी देखे हैं। तो आपके सवाल का जवाब ये कि ग्रोथ वाला बजट तो लग रहा है, मगर सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ का वादा जो है मेरे ख्याल में इट्स टू अर्ली टू कमेंट कि ये हो पाएगा कि नहीं। मर्चेंट साहब, ये जो एहसन इकबाल साहब बात कर रहे थे, ऑपोजिशन कहती है कि हमें ट्रस्ट नहीं है और आप दोबारा ये मिनी बजट थोड़े अरसे बाद लेके आएंगे। अब IMF को भी ये मसला है जिसकी वजह से अभी भी मुज़ाकरात जारी हैं कि IMF हुकूमत की बात पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है कि जो हम कह रहे हैं आप वो ना करें, मगर उसके बावजूद आप 5,800 अरब रुपए इकट्ठा कह रहे हैं, हम वो इकदाम नहीं कर सकते हैं। मगर पहले साल तो कोविड नहीं था, कोरोना नहीं था, हुकूमत का उस साल भी टारगेट से तकरीबन 550 अरब रुपए का शॉर्टफॉल आया। पहली दफा हुआ कि पाकिस्तान की जो आ रहे थे हर 3 साल में 5 साल में डबल करते आ रहे थे। फिर अगले साल भी टारगेट बार बार रिवाइज डाउन हुआ, 4,900 से 4,700 हुआ। वो भी लग रहा है कि अब उसमें भी 100 बिलियन का शॉर्टफॉल होगा। तो ये जो लैक ऑफ ट्रस्ट है वो आपके ख्याल में तीसरे साल में भी नजर आता है, या इस साल ऐसे इकदामात हैं कि लैक ऑफ ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, 5,800 कर लेंगे ये? देखिए, अपेरेंटली जो चीज़ें नज़र आ रही हैं इस दफ़ा पिछले साल के मुकाबले में, कुछ एक मुझे जो है ना रोड मैप तो नज़र आ रहा है, और एक डायरेक्शन भी नज़र आ रही है कि जो पॉजिटिव इंटेंट के साथ की जा रही है, और ऐसा लग रहा है कि इससे गवर्नमेंट और जो FBR की मशीनरी है वो सीरियसली जो है इसके पीछे काम करना चाह रहे हैं। अभी जैसे एक मैं अभी प्रपोजल्स में से देख रहा था कि जैसे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की जो भी टैक्स लायबिलिटी होगी उसके ऊपर उनको 25% की छूट दी जाएगी, तो इंकरेजमेंट भी नज़र आ रही है। जैसे अभी बात की थोड़ी देर पहले कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए टैक्सेशन सिस्टम को नया एक तर्ज दिया गया है, तो अच्छी चीजें नजर आ रही हैं। और प्लस जैसे अभी बात हो रही थी कि ग्रोथ और इन्फ्लेशन की बात हो रही है कि हम 5,400 तक तो पहुंच जाएंगे, तो जब आप 5,400 तक पहुंच जाते हैं तो आपके पास डिफरेंस जो है ना वो बहुत थोड़ा रह जाता है। 400 बिलियन का जो डिफरेंस है वो यकीनन अगर इन्फोर्समेंट के एफर्ट्स किए जाएं तो उससे यकीनन हासिल किया जा सकता है, इसमें कोई मुश्किल नजर नहीं आ रही। एक चीज अभी जैसे अभी मैं देख रहा था कि रैशनलाइजेशन की गई है कि जहां पे कमीशन के जो रेट्स हैं उसको भी रैशनलाइज किया गया, विदहोल्डिंग एजेंट की स्कीम को रैशनलाइज, तो बहुत सारे जो लूप्स थे मेरे ख्याल से इस बजट में उसको प्लग इन किया गया है। विदहोल्डिंग एजेंट्स की कुछ जिम्मेदारियां बढ़ाई गई हैं। 12 विदहोल्डिंग टैक्सेस ऐसे हैं कि जिसको इस साल डिलीट किया गया, इम्पैक्ट उसका बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन यकीनन फिर भी एक अच्छी एफर्ट नजर आ रही है कि FBR इसको रियलाइज कर रहा है कि विदहोल्डिंग टैक्सेशन की स्कीम को, क्योंकि ये कॉस्ट जो है वो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर की ही बढ़ाती है, तो उसको जो है आहिस्ता आहिस्ता कट डाउन किया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि कंसर्न एफर्ट नजर आ रही है कि और सीरियसनेस भी नजर आ रही है। यकीनन देखिए बात तो यह है कि जो गुजर गया है वो तो अब माजी का हिस्सा है। ये बात फैक्ट है कि पहले साल में जो है टैक्स रेवेन्यू कम हो गया, उसके बाद थोड़ा सा बढ़ गया और अब और बढ़ गया। तो हमें अगर ऑप्टिमिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूं और जो पॉलिसी स्टेटमेंट अभी नजर आ रहा है उस हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अचीव हो जाएगा। लेकिन बात वही है कि क्या ये जो ग्रोथ है ये सस्टेनेबल होगी या नहीं। बात जो एक बीच में जो एक बहुत बड़ा फैक्टर जिसको बार बार हर जगह पे वो किया जा रहा है कि ये जो आर्थिक का रोल है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जो इन्फ्लेशन को भी बहुत ज्यादा डिराइव करता है और वो आपके सिस्टम को भी डॉज दे रहा होता है। तो अगर FBR या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस सेक्टर को या इस शोबे को रेगुलेट करने में कामयाब होता है तो फिर तो मैं समझता हूं कि ना सिर्फ इन्फ्लेशन नीचे आएगा बल्कि टैक्स रेवेन्यू भी कलेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे आपसे। शेख रशीद साहब इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अभी एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे कि हुकूमत 3 साल से कह रही है कि ML1 बनाना है। अभी ट्रेन हादसा हुआ उस पर भी ये कहती रही है ML1 बनाना है। आप इस पर कई मरतबा बात कर चुके हैं। आज बताया गया है शौकत तरीन साहब की जानिब से कि इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो $9 बिलियन से ज्यादा की है और इस साल जो बजट में रखा है वो सिर्फ 6 अरब रुपए रखे गए हैं। तो कितना संजीदा है हुकूमत इस हवाले से और कब तक आपको लगता है कि ये मंसूबा
बनना भी शुरू हो जाएगा? कब तक अप्रूवल आ जाएगा चाइना से? शहजाद साहब, बहुत जबरदस्त आपने सवाल किया। ये अप्रूव था अगस्त में 6.8 बिलियन पे, लेकिन चाइनीज की डिमांड 9 बिलियन ही थी शुरू से। सो एक्निक से अप्रूव है और ये 3 किस्तों में बनना था, और 3 किस्तों का मतलब ये है कि आज $9 बिलियन का इन्होंने दोबारा वो पुराना जो है वो उस पे चले गए हैं। सो मुझे इसका पता नहीं पीछे इसका क्या मसला हुआ है। 6.8 से हमने अप्रूव किया एक्निक से, अब तो टेंडर ही होना है और 1-2 महीने तक कम से कम सबसे पहले सक्खर रोड़ी पे काम करना चाहिए और 3 जगहों पे ये काम होगा। और चाइनीज के पास इस वक्त कोई इतने वो उनको बड़ी सख्त जरूरत है किसी काम की भी। खुद चाइनीज इंजीनियरिंग कंपनियां जो हैं कोविड-19 के बाद यूरोप में और अमेरिका और दूसरी जगह उनको इतना बड़ा कोई काम नहीं मिल रहा। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा काम है। पाकिस्तान की 70 साल तारीख में इतना बड़ा काम नहीं हुआ। सो ये 3 किस्तों में होगा। शुरू हुआ तो पाकिस्तान का नक्शा बदल जाएगा और 1.5-2 लाख लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा और 120 की स्पीड होगी और सारा नया रेलवे का निजाम होगा। आप और आपकी हुकूमत हमेशा ये कहते रहे कि गरीब के लिए हम ये बजट लेकर आए हैं। अब आज एहतजाज हो रहा था, जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी जानिब से वो खुश नहीं है। 10% उनकी सैलरी में आपने इजाफा किया है, 20% डिमांड कर रहे हैं। अब खुद देख लीजिए, पिछले 2 साल से कोई इजाफा नहीं हुआ। अफराद ज़र हर साल औसतन 10% से ज्यादा है। तो कैसे मुतमईन करेंगे सरकारी मुलाजमीन को जो एहतजाज कर रहे हैं हुकूमत के खिलाफ? अभी हमने 25% ढाक मार्च में बढ़ाया है शहजाद साहब। अभी हमने 25% ढाक बढ़ाया है इस मार्च में और मैंने बढ़वाया है और अब भी मैं लड़ रहा हूं। और वरना तो मुख्तलिफ सूरत हाल है बजट की। 25% अभी ढाक बढ़ाया है हमने, लेकिन सबसे बड़ा मसला तनख्वाहदार तबके का है। मैं एतराफ करता हूं पाकिस्तान में सिर्फ तनख्वाहदार तबका मुतासर हुआ है, बाकी लोग कुछ ना कुछ अपना गुजारा कर लेते हैं। सो अभी दिन है 12-14, देखें इनकी बात करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। खुर्रम शहजाद साहब, मैं आपकी तरफ आते हुए, महंगाई एक है बहुत बड़ा मसला और हुकूमत के पास 2 ऑप्शंस थे। अगर वो बिजली की कीमतों में वैसे इजाफा करते हैं जैसे IMF कह रहा है, PDL भी इस तरह बढ़ा दें जिस तरह IMF कह रहा है, तो महंगाई डबल डिजिट्स में ही रहे और 11-12% तक जा सकती है। मगर मसला ये है कि अगर हुकूमत ये सब ना भी करे तब भी महंगाई कंट्रोल में होती नजर नहीं आ रही है। हुकूमत अब ये कहती है कि जी बैन अल-अक़वामी अशिया में कीमतों बढ़ने की वजह से कीमतों में इजाफा हो गया है पाकिस्तान में। हालांकि अगर हम भारत में और बांग्लादेश में इन्फ्लेशन देखें तो पाकिस्तान से आधी है। फूड इन्फ्लेशन देखें तो आधी से भी कम है। पिछले महीने भी हमें बहुत ज्यादा कम नजर आ रहा है, पाकिस्तान की डबल डिजिट में है। तो ये पाकिस्तान का जो इन्फ्लेशन का फिनोमिना है ये कंट्रोल होता आपको नजर आता है, या कम से कम ग्रोथ के साथ हाई ग्रोथ हाई इन्फ्लेशन का ही हम टाइम देख रहे होंगे अगर ग्रोथ 4-8% पे जाती है? जी, बड़ा ये मुनासिब आपका सवाल है और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त हम इस पैराए पे खड़े हैं जहां पे आपकी इंटरनेशनल कमोडिटीज जो हैं वो दोबारा से स्पाइक करना शुरू कर गई हैं। ना सिर्फ फूड इन्फ्लेशन इंटरनेशनली बढ़ रही है, फूड की प्राइसेस बढ़ रही हैं, बल्कि कमोडिटी की प्राइसेस भी काफी बढ़ चुकी है। अगर आप ऑयल देखें तो $70 इस वक्त ऑयल क्रॉस कर चुका है, जो लास्ट ईयर सेम पॉइंट पे जो 30s में था। और अगर ये 70 क्रॉस कर गया है और इस वक्त जो है इंटरनेशनल मार्केट्स में या इंटरनेशनल इकोनॉमीज अभी रिकवर नहीं किए हैं, तो आप सोचेंगे और मजीद कितना स्पाइक आ सकता है। इसके 2 खतरात हैं हमें। एक तो हमारा जो करंट अकाउंट जो सरप्लस है आज वो खसारा हो सकता है, अच्छा खासा हो सकता है। उसकी वजह यह है कि इंपोर्ट्स हमारी अभी बढ़ना शुरू हुई है, थैंकफुली बिकॉज ऑफ कैपिटल गुड्स और इक्विपमेंट वगैरह की लिए बढ़ रहा है क्योंकि इन्वेस्टमेंट हो रही है इकोनॉमी में लोकली, जो टर्म फाइनेंसिंग की गई है। लेकिन दूसरी जगह पे इशू ये है कि जो रेमिटेंसेस हैं उसमें स्लो डाउन आ सकता है। अगर कोविड से हम निकल जाएं तो एक बड़ा रीजन था जिसकी वजह से रेमिटेंसेस जो है बढ़ना शुरू हुई थी, तो वो रेमिटेंसेस का एक जो सपोर्ट थी वो कम हो सकती है रिलेटिवली। दूसरा, आपका ट्रेड डेफिसिट जो की है वो ट्रेड डेफिसिट है वो दोबारा बढ़ना शुरू हो गया है। तीसरी चीज ये है कि आपके यहाँ अगर ऑयल और फूड बढ़ता है उसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन की सूरत में यहाँ आएगा। यहाँ पे अच्छी चीज ये की गई है शाहजेब के आपकी जो टैक्स कंसिडेंस है उसको कम किया गया है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट हो सकती है। देखिए, इन्वेस्टमेंट इसकी अगर इन्वेस्टमेंट होती है तो आपकी जो 4.8% की GDP है ये थोड़ी सी बढ़ भी सकती है और इन्वेस्टमेंट के साथ आपकी कैपेसिटी बिल्ड हो सकती है। कैपेसिटी बिल्ड हो सकती है तो इंपोर्ट्स में कमी आ सकती है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आ सकता है। सब्स्टिट्यूशन होगी तो नेचुरली लोकली ड्रिवन जो है चीजें सारी होंगी, तो आपके पास महंगाई में उस हिसाब से आप कंट्रोल कर सकते हैं। एक चीज का मैं जवाब आपको एक और दूंगा। आप जो टैक्स की बात करते हैं
सकते हैं फिस्कल डेफिसिट की बात जो है वो 7.1% कहा जा रहा है इस साल का, और अगले साल का कहा जा रहा है 6.3%। अगर 300 से 400 अरब की शॉर्टफॉल भी होता है टैक्सेस में, तो 7.1% पे अगर हम कंटेन कर लेते हैं डेफिसिट, विच इज स्टिल वेरी हाई, अगर उसको फिर भी हम कंटेन कर लेते हैं तो हमारे लिए विन विन होगा। लेकिन मुझे लगता है शाहजेब शहजाद, ये जो है बजट, ये करेक्टिव बजट है थोड़ा सा, कि जिसमें प्रेडिटरी टैक्सेस लगाए गए थे, बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन टैक्सेस थे, उनको ठीक करने की कोशिश की गई। अब बात ये, चैलेंज ये है कि आईएमएफ के साथ कैसे लड़ना है, आईएमएफ को कन्विंस कैसे करना है, और स्ट्रेटजी क्या है। सोहेल साहब, ये जो करंट अकाउंट वाला मामला है, ये किस हद तक रिस्ट्रिक्ट कर सकता है ग्रोथ को, इस पे बात करूंगा। लेकिन इससे पहले कैपिटल गेन टैक्स जो है वो कम कर दिया है। यकीनन मार्केट प्लेयर्स के लिए बड़ी अच्छी खबर है, इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी खबर है। अभी शाहजेब कह रहे थे बिल्कुल लाओ माल वाला बजट है ये, तो जरा बताइएगा कि आपको क्या लगता है इसकी जरूरत क्यों पेश आई? क्योंकि हम देख रहे हैं मार्केट में वॉल्यूम्स भी ज्यादा है, हर वजीर आके कहता है स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करिए, फिर भी तरीन साहब ने कहा आज कि कोविड से मुतासर हुई है मार्केट, इसलिए हम यहाँ पे रिलीफ दे रहे हैं। आपके ख्याल में क्यों जरूरत पेश आई, और क्या रेट कम करने से आपके ख्याल में टैक्स ज्यादा इकट्ठा होगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगी, या टैक्स कलेक्शन में आपको लगता है कमी आएगी? देखिए, मार्केट जो बढ़ी है वो अभी बढ़ी है पिछले एक साल से। और शौकत तरीन साहब ने कहा कि कुछ सालों से मार्केट की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, और वाकई यही है। हमने कुछ 4-5 साल पहले 53,000 का इंडेक्स देखा था, आज 48,000 है। इसका मतलब है कि 4 साल से लोगों ने लॉसेस किए हैं। डॉलर टर्म्स में तो आई थिंक लोगों का जो कैपिटल है वो आधा उड़ गया है, क्योंकि मार्केट कैप अभी भी 4 साल पुराने मार्केट कैप से आधा है। तो आई थिंक शौकत तरीन साहब एक तो बैंकर हैं, प्लस स्टॉक मार्केट के डायनामिक्स को भी जानते हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, तो उनको पता है कि ये छोटा सा, देखें कोई टैक्स में बहुत ज्यादा कमी नहीं है, 15% का 12.5% करना, मगर वो एक जो ऑप्टिक्स क्रिएट करता है उससे मेरे ख्याल में जो आप कह रहे हैं वो हो जाएगा। जो एब्सोल्यूट अमाउंट में वैसे भी जो सीजीटी था, अगर ऑन एन एवरेज देखें तो कोई बहुत ज्यादा नहीं होता था, 5-10 अरब रुपए होता था मैक्सिमम। तो अगर उसमें थोड़ी सी कमी भी आ जाए तो कोई हुकूमत के जो 6,000 अरब रुपए है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर 1। नंबर 2, जब मार्केट बढ़ेगी तो हो सकता है कि एब्सोल्यूट अमाउंट में टैक्स बढ़ी जाए। तो मेरे ख्याल में ये, जिस तरह मैंने कहा कि इसमें काफी ऑप्टिक्स क्रिएट की गई हैं, क्योंकि पिछले 2-3 साल में जो बहुत बुरा इंप्रेशन हो गया था मार्केट पार्टिसिपेंट्स का, इन्वेस्टर्स का, उसके कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करने के लिए एक छोटा सा ये ऐलान किया गया है। तो मार्केट मेरे ख्याल में इस वजह से भी थोड़ी बेहतर होगी। इसके अलावा मार्जिन फाइनेंसिंग जो थी उसमें एक अनॉमली थी कि वो विद होल्डिंग टैक्स लगाया जाता था 10%, और दो ब्रोकर जो होता था, जो लेंडर था, वो स्प्रेड 2-2.5% का बनाता था, उससे फाइनेंसिंग भी बेहतर होगी। और तीसरा जो टर्नओवर टैक्स है, बहुत सारी कंपनी जो लॉस भी छोटी सी छूट दी है, बहुत ज्यादा नहीं दी है। तो जिस तरह मैंने कहा कि शायद ये जो छूट दी है इससे हुकूमत का नुकसान बहुत ज्यादा ना हो, मगर जो ऑप्टिक्स क्रिएट होंगे उससे शायद कॉन्फिडेंस या सेंटिमेंट ज्यादा बेहतर होगी। और सोच साहब, ये शौकत तरीन साहब बार बार कहते हैं एक्सपोर्ट्स की तरफ हमें तवज्जो देनी है। अब इसी साल जो आपका ट्रेड डेफिसिट है वो 35 अरब डॉलर का हो जाएगा। आपको बहुत हद तक सपोर्ट जो है वो हासिल हो रही है आपके रेमिटेंसेस की वजह से। अब अगले साल भी हमने जो टारगेट रखा है एक्सपोर्ट्स का वो सिर्फ 26 बिलियन डॉलर का है। तो वो जो सारा साल बात होती रही कि इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा आ रही है, टर्फ में लिक्विडिटी 500 अरब रुपए की है जिससे मशीनरी खरीदी जाएगी, एक्सपेंशन होगा टेक्सटाइल सेक्टर में, वो इस अगले आने वाले साल के एक्सपोर्ट्स में तो रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। 26 बिलियन डॉलर का मतलब है कि इस साल के मुकाबले में 1 बिलियन डॉलर ज्यादा। नहीं, ये बात सही है। ये चैलेंज जो है एक्सटर्नल अकाउंट का वो तो रहेगा, इसीलिए मैंने आपको पहले ही कहा कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट इस साल के लिए तो है, बट सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए तो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट में भी ग्रोथ चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में ना होने के करीब है उसमें भी चाहिए। मगर ये जो पाकिस्तान का कोविड के बाद जो कह लें कि जो पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग हुई है कि IT एक्सपोर्ट के जरिए और जो रेमिटेंस हैं जो ऑफिशियल चैनल से आ रही हैं, अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि इसमें अगर ग्रोथ नहीं भी आई तो इसमें फॉल नहीं आएगा। तो अगर 30 बिलियन डॉलर की रेमिटेंस बरकरार रह जाती हैं और 26 बिलियन का एक्सपोर्ट जो बहुत ज्यादा नहीं है वो भी हो जाता है, तो जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो मुझे लगता है अगले साल डेफिसिट हो जाएगा सरप्लस से, वो मैनेजेबल होगा। मेरे ख्याल में 6 से 8 अरब डॉलर का वो मैनेज हुकूमत कर सकती है, क्योंकि पिछले एक साल में जब से इकोनॉमिक रिकवरी आई है हुकूमत ने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी अच्छे जमा कर लिए हैं। तो ये चैलेंज लॉन्ग टर्म में जरूर है, मगर अगले 6 माह और 12 महीने में मुझे लगता है कोई एक्सटर्नल अकाउंट पे बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होगा, मां सिवाय इसके कि IMF से मुज़ाकरात नाकाम हो जाए और IMF का प्रोग्राम खत्म हो जाए। अगर प्रोग्राम खत्म नहीं होता तो शायद एक्सटर्नल अकाउंट काफी हद तक मैनेज रहेगा अगले साल।
मटर साहब ये बताइएगा कि हुकूमत में आने के बाद तहरीक इंसाफ ने अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा कि हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करेंगे क्योंकि वो इन्फ्लेशनरी होते हैं, उससे महंगाई में इजाफा होता है, गरीब आदमी पर ज्यादा बोझ पड़ता है, वो 60% तक हैं, इनको कम करके हम लेके जाएंगे। गुज़िश्ता हुकूमतें भी दावा करती रही। 2006 से 2018 तक हमने देखा है कि 68% से ऊपर थे इनडायरेक्ट टैक्सेस, मगर कम होकर तकरीबन 60% रह गए थे। मगर अब हमें नजर आया है कि वापस तहरीक इंसाफ के दौर में जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो तकरीबन 65% पर पहुंच गए, डायरेक्ट टैक्सेस 35% पर रह गए हैं। इन्फ्लेशनरी होते हैं, नीचे के तबके को बुरी तरह मुतासिर करते हैं। इस बजट में आपको लग रहा है कि ये जरा बेहतर हो पाएगा या अभी भी आपको नहीं लग रहा कि ये टैक्स बेस बढ़ेगा और डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो बुरा ही होता जा रहा है रेशो, वो बेहतर होगा? देखिए तकरीबन 62% है इनडायरेक्ट टैक्सेस मोर और लेस। मैं ये समझता हूँ कि जो नए टैक्सेशन मेजर्स जहाँ पे कुछ रिलीफ ओरिएंटेड बात हो रही है, जहाँ के कुछ सेक्टर्स को रिलीफ दिया गया है, तो उधर से अगर इनकम टैक्स की अगर कलेक्शन ज्यादा होती है तो ये मिक्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। क्योंकि मैंने नहीं देखा कि पिछले किसी भी टेन्योर में पिछले 10-12 साल में कि सेल्स टैक्स का रेट कम किया गया हो। सेल्स टैक्स का रेट बढ़ता रहा है और कुछ अरसे से 17% पे ही कांस्टेंट है। तो जब ये 17% पे कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि उसका एक फिक्स इंपैक्ट तो आ रही है, लेकिन अब उसका मिक्स चेंज कैसे हो सकता है कि अनलेस एंड अनटिल डायरेक्ट टैक्सेशन जो है वो बढ़े। अब डायरेक्ट टैक्सेशन कैसे बढ़ेगा? तो जो भी हम बात कर रहे थे कि ट्रेडर्स के लिए मुझे इस पूरे बजट में कोई ऐसी टैक्सेशन की स्कीम या उनको सिस्टम में लाने के लिए कोई ऐसी स्कीम नजर नहीं आई, मां सिवाय जो एक बात कहेगी कि ऑटोमेशन से उन लोगों को ढूंढा जाएगा। तो ढूंढने की तो जरूरत ही नहीं है। जब ये एक एडमिटेड फैक्ट है कि 30 लाख रिटेलर्स हैं और ये एडमिटेड फैक्ट है कि उनसे कोई भी टैक्स वसूल नहीं होता, तो आपके पास तो ये लो हैंगिंग फ्रूट है इस वक्त कि इनको आप सिस्टम में ले लीजिए, चाहे फिक्स टैक्स की स्कीम में लेके आइए या प्रोग्रेसिव टैक्स की स्कीम में लेके आइए, तो आपके पास ये तो एक आइडेंटिफाइड है। अब इसके ऊपर हमेशा से पिछले कई सालों से हमेशा से गवर्नमेंट ने जो है नील डाउन किया, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट रही हो, क्योंकि ट्रेडर्स का पावर बहुत बड़ा है और वो आपकी जो है मेन वोटर्स भी वहीं से आते हैं। तो जो भी हुकूमत होती है इसको टैक्स करते हुए बहुत सोचती है। मैं ये समझता हूं कि ट्रेडर्स को अगर आप एक फिक्स टैक्स की रिजीम में लेके आएंगे तो कोई वजह नहीं है कि ट्रेडर्स से आपको कम से कम जो है वो 150 बिलियन रुपए एक साल में, और उसके साथ एक स्कीम के जो वर्किंग हमने करके दी हुई है एफबीआर को, उससे ज्यादा टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट हो सकता है। तो सिर्फ ये इनकम टैक्स में नया टैक्स बेस जब बढ़ेगा, अगर नए टैक्स पेयर्स आएंगे तभी ये मिक्स जो है चेंज हो सकता है। अदरवाइज ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन का जो एक मिक्स 60 से 62% है, ये ऐसे ही रहेगा और ये बढ़ेगा नहीं। और खुर्रम साहब 900 अरब रुपए का पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, तरक्याती बजट। अब यहां पर भी मसला यह है कि क्या हुकूमत पर ट्रस्ट किया जाए? पहले साल का तरक्याती बजट नहीं खर्च कर पाए, दूसरे साल का तरक्याती बजट जो तरक्याती बजट रखा गया तकरीबन 650 अरब रुपए का, उससे कम पैसे रिलीज किए गए, मगर जो रिलीज किए गए वो भी खर्च नहीं किए जा सके। और असद उमर साहब मानते हैं कि एक तो कॉम्पिटेंस का बहुत बड़ा मसला है ब्यूरोक्रेसी में, दूसरा नैब का बहुत बड़ा मसला, और नैब के कानून को बदलने की भी बात कर रहे हैं। इस पर सवाल आप दोहरा दीजिएगा अपना, क्योंकि बिलाल भुट्टो जरदारी इस वक्त जो है बात कर रहे हैं मीडिया से, पहले वहां चलते हैं। कर रहे हैं, आपको भी पता है, इन सब को पता है कि आजकल का पाकिस्तान का मुआशी हालात क्या है, और इन सूरत हाल Business Plus meet happened last time, right? जो बातें नया फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने मुल्क को कौम के सामने रखे थे, मेरा ख्याल में जो भी सुन रहे थे उनका भी यही ख्याल होगा कि ये किसी और मुल्क का बजट और किसी और मुल्क की मीशत के बारे में बात कर रहा था। वो मुल्क जहां तारीखी गुर्बत, तारीखी बेरोजगारी, तारीखी महंगाई का सामना अवाम कर रहे हैं, उसी मुल्क का वजीर आजम और वजीर खजाना उठ के मुआशी तरक्की की जो बात करते हैं उसमें ज्यादा वजन होता है, और अवाम के जो sort of it's rubbing salts in the wounds of the people of Pakistan who are in suffering, जैसे आप सफर कर रहे हैं उसमें। और हम समझते हैं कि जो भी ऑपोजिशन के और दूसरी सियासी जमातें के इख्तिलाफ होंगे वो अपनी जगह, हमने मिलके इस बजट का मुकाबला करना है, इस नालायक नाअहल सिलेक्टेड हुकूमत का मुकाबला करना है। और जैसे मैंने आप सबके सामने वादा किया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे मेंबर्स नेशनल असेंबली के जो वोट है इस बजट के
खिलाफ जो वोट है हम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज शरीफ साहब को अनकंडीशनली दे रही हैं कि इस्तेमाल करे और इस हुकूमत के खिलाफ बजट को करने की मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ जी। हमने ये तय किया है जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं पार्लियामेंट में इंशाल्लाह हम मिलके टफ टाइम देंगे, इस हुकूमत को एक्सपोज करेंगे। इन्होंने जो फर्ज फिगर्स दिए हैं, जो फिक्टिशियस फिगर्स दिए हैं, डिस्टॉर्शन की है, उसको हम एक्सपोज करेंगे कि मुल्क में गरीब मर रहा हो, उसको एक वक्त की रोटी ना मिले और ये कहें जनाब के इकॉनमी इंप्रूव कर रही है। जिस मुल्क के अंदर गुर्बत और बेरोजगारी का बेपना एक समंदर हो, वही कह रहे हैं कि इकॉनमी इंप्रूव कर रही है। किस तरह हो सकता है? लोड शेडिंग में देखें कि आज बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है और लोग बेहोश हो रहे हैं, बच्चे बेहोश हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो इंशाल्लाह हम मिलके ईवान में इंशाल्लाह हम पेश करेंगे और इस हुकूमत को बजट पास करवाने में इनको हम टफ टाइम देंगे। सर, कल अदम एतमाद हुई है, आप सबने वो मुश्तरका तौर पे किया, उसका मुस्तकबिल आप कैसे देखते हैं? हमने मुशावरत की है, उसके लिए हम स्ट्रेटेजी जो बात सूबों ना सिर्फ सिंध, सारे सूबों के साथ वफाक नाइंसाफी करता है, कम पैसा देता है। लेकिन कम पैसा भी हो फिर भी हम तनख्वाह में इजाफा करते हैं और हम पेंशन में इजाफा करते हैं, चाहे वो हमारा सूबाई हुकूमत हो या हमारा वफाकी हुकूमत। आपको याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब वफाकी हुकूमत थी तो हमने 120% इजाफा किया था, 120% इजाफा किया था तनख्वाह में, हमने 100% इजाफा किया था पेंशन में। और अब जब आप महंगाई का मुकाबला कर रहे हो, मुआशी मुश्किल वक्त का मुकाबला कर रहे हो, तो रियासत का जिम्मेदारी है, हुकूमत का जिम्मेदारी है कि वो गरीब अवाम को लावारिस ना छोड़े। अगर महंगाई में इजाफा हो रहा है, जो सब मान रहे हैं कि महंगाई में इजाफा हो रहा है, तो आपका तनख्वाह में भी उतना ही इजाफा होना चाहिए, उतना ही इजाफा होना चाहिए जितना महंगाई में इजाफा हो रहा है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है, ये पूरा का पूरा ऑपोजिशन का मुतालबा है कि सरकारी मुलाजमीन के साथ जो नाइंसाफी हो रहा है, जो मेहनत कश मजदूर सफेद पोश तबका के साथ नाइंसाफी हो रहा है, अब हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम आपके जो मुतालबात है उनको हम फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी रेज करेंगे, जो भी हमसे हो सकते हैं हम वो करेंगे ताकि हम ये बजट रोक सके। और ये बजट अगर पास हो जाता है, अगर ये बजट पास हो जाता है, अगर वो आपके तनख्वाह में इजाफा उतना नहीं करते, अगर वो इसी PTIMF डील जिसकी वजह से आज हर पाकिस्तानी परेशान है उसी पे चलते जा रहे हैं, तो फिर मैं भी पाकिस्तान के अवाम के साथ मिलकर गली गली जाऊंगा, गांव गांव जाऊंगा, शहर शहर पहुंचूंगा, पाकिस्तान के अवाम को बताऊंगा कि किस तरीके से ये नालायक नाअहल सिलेक्टेड हुकूमत की वजह से आपके जेब पे टाका डाला जा रहा है। आप इनकी नालायकी, इनकी नाअहली और PTIMF डील की बोझ आप उठा रहे हो, आम आदमी उठा रहा है। अपने खाने पीने की अशमा की कीमत में, पेट्रोल और बिजली की कीमत में इंशाअल्लाह ताला जब अवामी हुकूमत आएगा, जब अवामी हुकूमत मुंतखब होगा, तो वो अवाम के मसाइल हल कर सकेंगे। हम बाजवा साहब और उसकी पूरी टीम के शुक्रगुजार हैं। आपकी जो हुकूमत ने इनके साथ सरकारी मुलाजमीन के साथ मुआहिदा भी, उस मुआहिदा पे, उस रिटन एग्रीमेंट पे कायम नहीं है, ये छूटे हैं, ये यू टर्न लेते हैं, ये मुकर जाते हैं। लेकिन हम आपकी आवाज बनेंगे, हम इनके सामने भी आपके मुतालबात डिमांड करेंगे और पूरा मुहिम चलाएंगे ताकि हम पाकिस्तान को इस PTIMF डील से निजात दिलवा सके। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा आपके साथ
शाना बेशाना बिलावल साहब ये बताएं कि हमने ये देखा है कि जब भी मुलाजमीन का कोई एहतजाज होता है या आम तबके कोई एहतजाज करते हैं तो जी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बजट के ऊपर तनकीद का सिलसिला भी अपोजिशन की तरफ से जारी है। हमारे पैनलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा था खुर्रम शहजाद साहब कि ये जो बजट है 900 अरब रुपए का, हुकूमत क्रेडिट ले रही है कि जी हमने बहुत बड़ा एक तरक्याती बजट रखा है, मगर पिछले 2 साल में जो तरक्याती बजट रखा नहीं कंज्यूम कर पाए। जो पिछला साल है उसमें तो जितना तरक्याती बजट रखा उससे कम फंड रिलीज किए, और जो फंड रिलीज भी कर दिए है मिनिस्ट्री ने वो भी मुख्तलिफ जो वजारतें हैं वो नहीं यूटिलाइज कर पा रही हैं। असद उमर साहब कहते हैं नैब का डर है, ये कहते हैं कॉम्पिटेंस का मसला है। तो ये दोनों मसाइल तो अपनी जगह मौजूद है। नैब का मसला भी हल कर ले, आपके ख्याल में खर्च हो पाएगा 900 अरब रुपए? क्योंकि जाहिर इससे ग्रोथ पर बहुत ज्यादा बड़ा फर्क पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है अगर ये खर्च हो जाता है। बिल्कुल शाहजेब, देखें 1 रुपया अगर खर्च होता है जीडीपी पे तो 2 रुपए का इम्पैक्ट, 1 रुपया खर्च होता है पीएसजीपी पे तो 2 रुपए का इम्पैक्ट उसका रफली जो है जीडीपी पे आता है एज पर सर्टेन एस्टिमेट्स। तो ये बहुत बड़ा एरिया है और ये थोड़ा सा पॉलिटिकल भी हो गया है अब, क्योंकि इसको अनाउंस ज्यादा करने से एक इम्पैक्ट आता है कि जी डेवलपमेंट जो है बजट हो रहा है। नेचुरली अभी जो है 40% का रफली इजाफा किया तो गया है, लेकिन प्रोजेक्ट्स के जो थ्रूपुट्स हैं वो आपके बहुत ज्यादा चल रहे होते हैं। अभी आप बैकलॉग देखें तो 100 से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स, बड़े प्रोजेक्ट इस वक्त जो है पाइपलाइन में, वो हर साल जमा होते रहते हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसकी यूटिलाइजेशन है वही की है। यहाँ शायद एफिशिएंसी आती है कि आप कितना ज्यादा अच्छे प्रोजेक्ट्स में, ग्रोथ ड्रिवन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं जो इकोनॉमी की जरूरत भी है। सिर्फ ऑप्टिक्स की बात ना हो, सिर्फ पॉलिटिकली जो है वो स्लोगन्स की बात ना हो, लेकिन एक्चुअली पीएसजीपी को कहाँ यूटिलाइज करके कितनी ग्रोथ ड्राइव कर सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरी बात ये है कि ये फिस्कल डेफिसिट को भी मैनेज करने में बड़ा जो है एक क्रिटिकल एरिया साबित हुआ है, क्योंकि आपने देखें अगर 10-15 साल का पीएसजीपी उठा के देखें तो जहां पे भी कट लगता है वो यही एरिया पे कट लगता है। यानी कि पीएसजीपी की जो टोटल कंजम्पशन उसकी होती है या उसकी स्पेंडिंग होती है वो 70% या 80% मैक्सिमम पहुंचती है। 20-25% जो है वो कट लग के जो है वो फिस्कल डेफिसिट को यहाँ से अनफॉर्चुनेटली पूरा किया जाता है। होपफुली इस मरतबा ऐसा ना हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा शाहजेब, अभी मैंने एक चीज देखी है, इंटरनेट पे 5 रुपए पर जीबी जो है वो टैक्स लगाने की बात की गई है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, इसको नहीं होना चाहिए। आपको पता है पाकिस्तान जो है 33वां जो है चीपेस्ट कंट्री है, 33वां। इसका मतलब है कि हम महंगे में से हैं जहां पे इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी कम है रिलेटिवली। इंडिया इस वक्त चीपेस्ट है। हमें तो एक्चुअली इंटरनेट पे प्राइस को गिराना चाहिए। ये एक ऐसी नेसेसिटी बन चुकी है जिस तरह एक आप देखें फूड सिक्योरिटी, हेल्थ और ये सारी जो बेसिक्स है ना एक इंसान के लिए, इस वक्त ये जो है बेसिक नीड बन चुकी है इंटरनेट। ताकि एक्सेस हो तो आप तालीम और हर चीज की एक्सेस, इंफॉर्मेशन की एक्सेस आप रखें, आपकी बेसिक जो है वो नीड बन चुकी है। तो इसको मेरे ख्याल में हाईलाइट करें और इसको कम करना चाहिए, जो कि इस पे टैक्स लग गया है 5 रुपए का। सोहेल साहब, अभी आपने भी एक कंसर्न शो किया कि अब देखना यह है कि इस बजट पे आईएमएफ की क्या राय है, कि आईएमएफ भी इस बजट की मंजूरी देता है या नहीं देता। लेट्स सपोज अगर इन नंबर्स पे इत्तेफाक नहीं होता और डेडलॉक बरकरार रहता है, क्या पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन है कि आईएमएफ प्रोग्राम सस्पेंड करके इस प्रोग्राम से बाहर आ जाए? क्या हमारी फिस्कल पोजीशन, क्या हमारी मईशत की पोजीशन इस हद तक मुस्तहकम हो चुकी है? क्या ये अफोर्ड कर सकते हैं और वो पाकिस्तान के लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदेह होगा? देखिए, इसका लॉजिकली आंसर तो है पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं है, या पाकिस्तान को आईएमएफ से एग्जिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अभी पाकिस्तान के पास रिजर्व्स हैं 16 अरब के, उसमें से स्वैप्स को हटा दें तो कोई ये बन जाते हैं 10 के करीब या 8-9 के करीब। और पाकिस्तान की जो डेट सर्विसिंग है डॉलर टर्म्स में वही कोई 10-15 बिलियन डॉलर है हर साल की। तो ये हालात देखते हुए तो नहीं करना चाहिए, मगर हमने माजी में देखा है, एक दफा नहीं दर्जनों दफा पाकिस्तान ने आईएमएफ को खुदाहाफिज कहा है और उसके पीछे जज्बाती और सियासी मकासद होते थे। तो ये हो सकता है कि या तो सियासी बेस पर इसको कर दिया जाए, या फिर हुकूमत जो है, क्योंकि शौकत तरीन साहब ने भी बेशुमार दफा कहा है कि हम आईएमएफ को इस तरह एग्जिट नहीं कर सकते, तो लॉजिकली अगर पूछे तो एग्जिट नहीं करना चाहिए। या एक तीसरा रास्ता भी हो सकता है, जिसके क्या फायदे होंगे क्या नुकसानात होंगे वो डिपेंड करता है कि क्या है, कि शायद कोई फ्रेंडली कंट्रीज से कोई बहुत बड़ा पैकेज आ जाए, कोई 5-10 बिलियन डॉलर का पैकेज आ जाए और हुकूमत जो है इसको पॉलिटिकल बेस बनाते हुए आईएमएफ को खुदाहाफिज कह दे। तो ये 3 ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आप उससे पूछें तो मेरे ख्याल में आईएमएफ के साथ ही चलना चाहिए, क्योंकि आईएमएफ के जाने से हमने देखा है पिछले 20-25 साल में नुकसान ज्यादा हुए हैं, फायदे कम हुए हैं। और एक जो बुनियादी इख्तलाफ है वो है बिजली की कीमतों के हवाले से। आईएमएफ समझता है कीमत बढ़ाकर आप सर्कुलर डेट पर काबू पा सकते हैं। शौकत तरीन साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है कीमत बढ़ाई तो वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा, चोरी और ज्यादा बढ़ जाती है, तो हम दूसरे टूल्स को इस्तेमाल करेंगे, लाइन लॉसेस को कम करें, बिजली की जो इस्तेमाल है उसको बढ़ाएं
और साथ साथ जो रिकवरी है उसको बेहतर करें। आपके ख्याल में ये टूल्स हैं, इस हद तक इनको इस्तेमाल किया जा सकता है सर्कुलर डेट को कम करने के लिए, या बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये करना विदाउट इंक्रीजिंग द टैरिफ? इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा बीच में गैप है। डिस्कोस की जो कारकर्दगी है वो बहुत ही बुरी है, प्लस जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं वो पिछले 2012-13 के बाद गिरने शुरू हुए और अब ये दोबारा बढ़ गए हैं। तो मेरे ख्याल में जो सरकारी इदारे हैं उसमें बहुत ज्यादा खामियां हैं और उसको करना चाहे तो कर सकते हैं। ये पिछले काफी सालों से डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन की भी बात चल रही है, वो भी नहीं हो रही। तो मेरे ख्याल में करना जरूरी है क्योंकि शायद जो बिजली के रेट हो गए हैं वो बढ़ाने से शायद काउंटर प्रोडक्टिव शायद हो ना हो और सर्कुलर डेट तो कम हो जाए, मगर उससे इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाती है। अगर आपने इतनी महंगी बिजली दी खासतौर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, तो वो बिल्कुल कम्पीट नहीं कर पाएगी। तो मेरे ख्याल में वॉर फुटिंग पे ये जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के और जो डिस्कोस की एफिशिएंसी है उसके लिए इकदाम करने पड़ेंगे, और अगर वो नहीं किए तो फिर IMF का जो हल है वही हल है कि फिर जो रेट्स हैं उनको ग्रेजुअली बढ़ाना पड़ेगा, और खास तौर से जो सब्सिडी देती है हुकूमत करीब लोगों को, निचले लेवल के लोगों को, उसको शायद रैशनलाइज करना पड़ेगा। एक तो ये वाली बात हो गई कि जी बिजली की कीमतें शौकत तरीन साहब ने भी कह दिया कि हम नहीं बढ़ा सकते, जो कमिटमेंट करके आ गए थे डॉक्टर हफीज शेख साहब। मगर मर्चेंट साहब दूसरी बात भी शौकत तरीन साहब ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से IMF टैक्स इकट्ठा करने का कह रहा है, मईशत उस तरीके से नहीं मुतहम्मिल हो सकती। 150 अरब रुपए के नए इनकम टैक्स के मेजर्स किए जाएं। इसके अलावा जब लेवी की बात की जाए इन टैक्सेस के अलावा, तो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का अगर 600 अरब रुपए का टारगेट है और इंटरनेशनल मार्केट में $70 पर ही पेट्रोल की प्राइसेस, इंटरनेशनल मार्केट में अगर क्रूड की प्राइसेस रहती हैं, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान को पेट्रोल और डीजल की कीमत में तकरीबन 25 से 26 रुपए इजाफा करना पड़ेगा अगर 600 अरब रुपए का टारगेट हमने पूरा करना है इन इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस पर। यह वाकई मईशत नहीं हो सकती उन मेजर्स की मुतहम्मिल, उस तरीके से टैक्स इकट्ठा करने की मुतहम्मिल जिस तरीके से IMF कह रहा है। लेकिन एक बात हमने गौर की शौकत तरीन साहब की ये स्पीच में कि जो उन्होंने 2-3 दफ़ा कही कि हम अपने मुल्क की डायनामिक्स को ज़्यादा बेहतर समझते हैं IMF से। तो जो घर को चला रहा होता है यकीनन वो घर की चीज़ों को बेहतर समझता है बनिस्बतन बाहर के। तो अगर शौकत तरीन साहब या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कहती है कि जी हम ये रेवेन्यू को दूसरे तरीके से इकट्ठा कर सकते हैं, तो यकीनन गुंजाइश है। आप ये देखिए कि अभी जैसे सेल्स टैक्स का मैं 6th शेड्यूल देख रहा था, उसमें बहुत सारी एग्जेम्पशंस जो हैं वो इस साल प्रपोज कर दिए गए हैं विड्रॉ करने के लिए। तो ये जो बात हो रही है कि टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगी, तो वो तो यकीनन नजर आ रही है यहाँ पे। प्लस फिर इसी तरीके से जो अभी शहजाद ने बात की, FED जो लगाने की बात की है इंटरनेट पे, तो एक तरफ हम टारगेट कर रहे हैं कि हमारा IT एक्सपोर्ट फॉर नेक्स्ट ईयर जो है वो $4 बिलियन के करीब हो, और दूसरी तरफ अगर ये आप प्रपोज करने जा रहे हैं कि इंटरनेट डेटा पर GB जो है वो 5 रुपए जो है आप FED लगाने की बात कर रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। क्योंकि आप ये देखें कि इंटरनेट का यूजेज एक हाउस होल्ड में बहुत ज्यादा बढ़ गया है अब, क्योंकि सारी क्लासेस जो स्कूल की क्लासेस हो रही है वो मोस्टली ऑनलाइन पे चल रही हैं इस वक्त। तो ये इस टाइप की चीजें बढ़ाने से यकीनन टैक्स तो FED या टैक्स तो कलेक्ट हो जाएगा, लेकिन क्या उसका यूजेज उतना रहेगा या नहीं रहेगा, क्या ये चीज सस्टेनेबल रहेगी या नहीं रहेगी, ये कुछ सवालात है। अदरवाइज जो मैं ये समझता हूं कि जो इस वक्त थीम टोटल नजर आ रही है वो मुझे ऐसी लगती है कि आप बगैर IMF के टास्क को एक्सेप्ट करते हुए पूरा कर सकते हैं। हाँ, ये बात बहुत जरूरी है कि अगर ये जो पेट्रोल की कीमत अगर $70 या इससे बढ़ जाती है तो यकीनन मुश्किलात आ जाएंगी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उस सूरत में जैसा आप कह रहे हैं कि ये 25 से 30 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ाना नागुज़ीर हो जाएगा, और ये बढ़ जाएगा, और इससे यकीनन फिर एक इन्फ्लेशन की जो है ना एक बहुत बड़ी आग लग जाएगी और कीमतों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस डिस्कशन पे हम दोबारा आते हैं। आज जब बजट स्पीच का आगाज किया शौकत तरीन साहब ने, तो ऑपोजिशन की तरफ से एहतजाज हुआ। खवातीन जो पार्लियामेंटेरियंस हैं ऑपोजिशन की, वो प्लेकार्ड्स लेकर असेंबली में खड़ी हुई थी, तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ खवातीन आई और उनसे प्लेकार्ड्स छीनने लगी। ये क्या वाकया है? आसिफ बशीर चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जी बताइएगा आसिफ, ये क्या हुआ है आज असेंबली के इजलास में?
जी बिल्कुल, आज जब स्पीच हो रही थी, वफाकी वजीर खजाना अपनी तकरीर कर रहे थे, बजट तकरीर कर रहे थे, तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून की कुछ जो खवातीन MNAs थी, जिनमें मरियम औरंगजेब हैं, सीमा जिलानी हैं, तो ये 4-5 खवातीन जो हैं, ये हुकूमत मुखालिफ जो प्ले कार्ड जिन्होंने उठा रखे थे, ये वफाकी वजीर खजाना के पीछे चंद नशिस्तें छोड़कर उसके पीछे जाकर खड़े होने में कामयाब हो गई। और इनका मकसद ये था कि इनके जो प्ले कार्ड हैं, उनके ऊपर जो तहरीर है वो सरकारी टीवी के जो कैमरे के अंदर जो है वो लोगों के सामने आ सके, क्योंकि सरकारी टीवी का जो कैमरा था वो सिर्फ वफाकी वज़ीर खजाना को दिखा रहा था। इस मौके पर जो PTI की शंदाना गुलजार साहिबा हैं, जो फुटेज में बड़ी प्रोमिनेंट आपको नजर आ रही हैं, और इसके अलावा उजमा रियाज साहिबा हैं, ये आ गई खवातीन के सामने और इनके साथ शाउट करने शुरू कर दिए और उन्हें कहा कि आप यहाँ पे मत खड़ी हों। जिस पर मुस्लिम लीग नून की जो अरकान की खवातीन, उन्होंने कहा कि ये अवाम की हम मेंबर हैं और हम कहीं भी खड़े हो सकते हैं। ताहम ये जो खवातीन थी PTI की, इन्होंने उनसे जबरदस्ती जो उनके प्ले कार्ड से वो छीन लिए और उनके साथ शाउट्स भी किए और उन्हें कहा कि वो अपनी नशिस्तों पर बैठ जाएं, वरना वो अपने जो मर्द MNA हजरात हैं उन्हें भी बुला लेंगी और यहाँ ऐवान का माहौल जो है वो खराब हो जाएगा। जिसके बाद मुस्लिम लीग नून की जो खवातीन थी वो उनके प्ले कार्ड तो छीने जा चुके थे, जिसके बाद वो वापस अपनी नशिस्तों पर जाकर बैठ गई हैं। ताहम आज के इजलास में अगर मैं आपको बताऊं तो जो रिवायती तौर पर अपोजिशन जो स्पीकर डाइस का घेराव करती है या बजट दस्तावेजात को फाड़ा जाता है, आज वो चीज ऐवान के अंदर देखने में नहीं आई। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ बशीर चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में हमें अब ज्वाइन किया है जुबैर मोतीवाला साहब ने। जुबैर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप इस बजट को कैसे देखते हैं, खास तौर पे जब शौकत तरीन साहब कहते हैं कि हमें अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। अब हम सुनते हुए आए कि टेक्सटाइल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट भी काफी हो रही है, 500 अरब रुपए टर्फ से जो है वो सिस्टम में दाखिल हुए, लेकिन जो एक्सपोर्ट्स का ओवरऑल टारगेट है वो $26 बिलियन ही रखा गया है। तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं जुबैर मोतीवाला साहब अगले साल के लिए? एक बात तो ये है कि मैं इस बजट को देखता कैसे हूं, पहला आपका जो इससे का सवाल है। मैं ये समझता हूं कि PTI के जो 2 पहले बजट थे, इससे ये बजट बेहतर है और मुझे इसमें कुछ डायरेक्शन नजर आता है। डायरेक्शन जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है मुझे कि इसमें कोई इंडस्ट्री की बात हुई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बात की है, एक्सपोर्ट की बात की है, फिर लोकल जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री है उसकी बात की है और ट्रेड की भी बात की है। तो ये समझता हूँ, मैं समझता हूँ ये एक तरह से एक डायरेक्शन उन्होंने मुतय्यन किया है। उसमें जो खुशकुन बातें जो हमें लगी, जो अच्छी लगी, वो सबसे पहली बात ये कि उन्होंने जो ना डिस्क्रिशनरी पावर जो ना FBR के खत्म की है, इसके बाद सेल्फ असेसमेंट स्कीम को लेके आए, लेकिन साथ ही जो ना उसको क्रिमिनल ऑफेंस लगाया उस पर हमें ऑब्जेक्शन है। लेकिन बहरहाल ये 2 चीजें बहुत अच्छी हैं। ये इसके बाद उन्होंने जो है ना आपकी जो 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 मौजूदा जो इंडस्ट्री चल रही है उसके लिए भी कई जो जैसे हमारे रॉ मटेरियल के ऊपर हमने जो है उनसे जो रिडक्शंस मांगे थे, उन्होंने RD भी उस पर खत्म की है और रॉ मटेरियल के ऊपर कस्टम ड्यूटीज भी रॉ मटेरियल पे खत्म की हैं। ये मैं समझता हूँ इस तरह से डायरेक्शन है। लेकिन जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन, सबसे बड़ा जो हमें बड़ा प्रॉब्लम है, देखें जैसे आपने बात की कि हमने कोई $2.5 बिलियन की मशीनें इंपोर्ट की हैं टेक्सटाइल में। अब ये $2.5 बिलियन आए हैं टफ की स्कीम में, जो बहुत अच्छी स्कीम उन्होंने दी। 1% के अंदर उन्होंने जो है उसको इंटरेस्ट रेट के ऊपर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए लोन्स दी। उस लोन के नतीजे में अब ये जब हम $2.5 बिलियन की बात करते हैं, इट कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ये 30% कैपेसिटी इंक्रीज है टेक्सटाइल की प्रोडक्शन में। अब ये 30% जो इंक्रीज है, इट डिमांड्स व्हाट कि दिस 30% शुड बी कन्वर्टेड इनटू एक्सपोर्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान। उसको कन्वर्ट करने के लिए हमने ये कहा था कि लिक्विडिटी क्राइसिस पीक पे है और बाकी सारी चीजें आपको करनी चाहिए। अगर कॉटन के ऊपर आपने ड्यूटी फ्री अलाउ किया है, क्योंकि 6.5 मिलियन बेल्स कॉटन की हैं, तो आपको जो है ना यान को भी अलाउ करना चाहिए। बिकॉज यान के बगैर यान कैसे बनेगा जब कॉटन नहीं है? तो कॉटन और यान को दोनों को साथ करना चाहिए था। वो उन्होंने इसके ऊपर 5% यान के ऊपर ड्यूटी कम की है, कंप्लीटली इसको वेव ऑफ नहीं किया। अब इसके बाद दूसरी बात ये थी कि जब आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने बात की थी, उसका कोई जिक्र ही नहीं है। हमने ये कहा था कि जो आपकी अनाउंस्ड पॉलिसी है $6.5 पर MMBTU गैस की, वो कराची में भी मिलना चाहिए, पूरे मुल्क में मिलना चाहिए। उसके अंदर इसकी गारंटी आप कर देंगे, अगले 3 साल भी मिलेगा। इसके बाद 7.5 सेंट की बात की हमने, KE की जो इलेक्ट्रिसिटी के रेट हैं उसकी भी उन्होंने कोई जिक्र उसका किया नहीं। उसकी हमको गारंटीज चाहिए थी ताकि वो आ जाए। दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और तीसरी जो सबसे खास बात है वो ये है कि देखें इसके लिए लिक्विडिटी क्राइसिस को क्रिएट करने के
लिए हमने उसको पूरा हमने उनसे उनको ब्रीफ किया था कि जीरो रेटिंग को वापस लाना इंतहाई जरूरी है। SRO 1125 शुड बी रीइम्पोज्ड इन लेटर इन स्पिरिट, वो उन्होंने किया ही नहीं, उसके ऊपर उन्होंने कोई बात भी नहीं की। हमें बड़ा अफसोस है कि जीरो रेटिंग इसी तरह से लाजिम व मलजूम है जैसे आप समझ लें कि आपको पानी पीना है तो ग्लास की जरूरत है। इट इज अ ग्लास फॉर ड्रिंकिंग वाटर। अगर आप इसको नहीं करेंगे तो 17% की जब आप another 30% वुड अट्रैक्ट another 17% ओवर एंड अबव, तो ये तो बड़ा ही मुश्किल बदलाव हो जाएगा, इसको नहीं होना चाहिए था। हुकूमत ने 26.8 अरब डॉलर्स का अगले साल का एक्सपोर्ट का टारगेट रखा है। ज़ाहिर आपका खुद का ताल्लुक टेक्सटाइल इंडस्ट्री से है, टेक्सटाइल बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करती है और पिछले टाइम में भी किया, मगर काफी सारे सवालात थे जब कंट्रीब्यूशन हो रहा था और एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की बढ़ रही थी कि क्या ये मुस्तकिल बुनियादों पर है या फिर क्योंकि कोरोना दूसरे ममालिक में ज्यादा है तो कुछ चाइना से ऑर्डर शिफ्ट हो गए, कुछ बांग्लादेश से शिफ्ट हो गए, पाकिस्तान, कुछ इंडिया से शिफ्ट हो गए, तो इसलिए आपको लग रहा है कि अब ये क्योंकि टर्फ के तहत इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान में हो गई, मशीनरी भी पाकिस्तान ने इंपोर्ट कर ली, तो टेक्सटाइल का भी कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा और पाकिस्तान 26-27 अरब डॉलर को क्रॉस करता भी हमें नजर आएगा। हम सस्टेनेबल बुनियादों पर एक्सपोर्ट हमारी हो रही होंगी और ये जो वन टाइम फैक्टर के कंसर्न्स थे वो नहीं होंगे। देखिए, हमने तो फाइनेंस मिनिस्टर को जबानी प्लेज किया, फिर हमें लगा कि हमारी जबान से जो हुआ है प्लेज इसको हम राइटिंग में भी लेके आए। हमने पब्लिकली अखबार में ऐड दी कि हम इसको प्लेज करते हैं कि अगर आप ये हमारी कंडीशंस को देख लें, वी विल इंक्रीज एक्सपोर्ट बाय 20 to 25% एवरी ईयर। और ये एवरी ईयर के लिए हमारी जो कंडीशंस थी, हमने कोई इंसेंटिव नहीं मांगा। हमने कहा कि हमको इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, जो आपकी गैस इलेक्ट्रिसिटी है, वो मेरे कॉम्पीटिंग कंट्रीज के टैरिफ के ऊपर मिलनी चाहिए, रिक्वायर्ड क्वांटम के अंदर और क्वालिटी के अंदर। ये हमने उनसे मांगा, कोई गलत बात नहीं की। दूसरा हमने कहा कि जब आपका 80% जो यहाँ मैन्युफैक्चर होता है टेक्सटाइल, वो एक्सपोर्ट हो जाता है, तो ये लेना और देना। अगर देखें टेक्सटाइल के लिए अगर आप सवाल पूछते हैं, देख रुई से लेकर जब व्हेन यू कन्वर्ट दिस कमोडिटी इनटू अ फिनिश गुड्स, यानी अगर आप गारमेंट बना लेते हैं, अपैरल बना लेते हैं, तो 7 डिफरेंट सेक्टर से ये पास होता है। उसके बाद उसके अंदर जो वैल्यू एडिशन के बाद जो वहां बनता है, वो एक्चुअल प्रोडक्ट है जो हमने एक्सपोर्ट करना है बाहर। उसके एक्सपोर्ट करने के लिए हमको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसकी आप हमको अवेलेबिलिटी की गारंटी दे। जब आप एक तरफ कहते हैं कि 37,000 मेगावाट बिजली हो गई है और हम आइडल कैपेसिटी चार्ज दे रहे हैं, तो आप ये सिर्फ बिजली घर ना बनाते ना, पिछली गवर्नमेंटों को ये घर आप ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की लाइनें डालते, हम चीख के रह गए, वो नहीं किया। आज हमारे डोर स्टेप के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी गैस चाहिए। जब आप RLNG के आपने लाइसेंस दे दिए, जब RLNG आ गया और आपने $6.5 की स्कीम दी है, तो वो हमको चाहिए। देखें, ये 30% को मैंने उसमें भी लिखा है, मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूं कि दिस 30% नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू एक्सपोर्ट्स एंड फॉर दैट पर्पस गवर्नमेंट हैज टू हेल्प अस, गवर्नमेंट हैज टू कम एट आवर रेस्क्यू कि भाई अगर आपने बहुत शुक्रिया आपका, अब आपको क्या चाहिए मुझे बताएं। जो आप टैक्स के हवाले से इकदाम करें, मैं मर्चेंट साहब से पूछूं, मर्चेंट साहब गुंजाइश थी मर्चेंट साहब के जरा इंडस्ट्री को ज्यादा फैसिलिटेट कर देते, जो कुछ मेजर्स की बात कर रहे हैं मोतीवाला साहब। आप देखें, ये 1125 की मोतीवाला साहब ने बात की, इसके लिए FBR ने 2 साल से ये प्रिंसिपल डिसीजन ले लिया था कि जी एक्सपोर्ट, ये जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड गुड्स हैं उसको तो वो रखा जाएगा, रिफंड दे दिया जाएगा, लेकिन ये इसमें लोकल का बहुत बड़ा कंपोनेंट है जो कि ये जीरो रेटिंग का फायदा उठा रहा था। पहले इसको आहिस्ता आहिस्ता पहले 2%, फिर 6%, फिर 9% पे ले गई थी FBR, लेकिन इसमें खातिर खा फिर भी रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हो रही थी, तो इसका ये मुतबादिल निकाला गया कि फास्टर का रिफंड सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। जब फास्टर के रिफंड सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, उसमें गारंटी यही थी कि जितने भी एक्सपोर्टर्स अपना क्लेम फाइल करेंगे वो 48 to 72 आवर्स में उनको मिल जाएगा। इनिशियली ऑब्वियसली ये नहीं हो पा रहा था, लेकिन कुछ अरसे से अब ये तकरीबन जो है एक प्रॉपर सिस्टम के तहत चल रहा है, और तो जितना भी एक्सपोर्टर का इनपुट टैक्स कटता है वो उन्हें रिफंड मिल जाता है। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा कि जो जुबैर साहब जो कह रहे हैं, ये टाइमिंग डिफरेंस तो हो सकता है कि जो उनका एक्सपोर्ट में जो इनपुट टैक्स जो पे ये कर रहे हैं एट परचेज टाइम, वो उसका टाइमिंग डिफरेंस तो यकीनन होगा, लेकिन अगर तो वो उनको नहीं मिल रहा तो फिर उनकी डिमांड जेन्युइन है। लेकिन 1125 में ये चीज को हमें जहन में रखना पड़ेगा कि ये फॉर
सिर्फ एक्सपोर्टर्स नहीं थी, इसमें लोकल जो लोकल बना के टेक्सटाइल के गुड्स बेच रहे थे वो भी इसका नाजायज फायदा उठा रहे थे। इसलिए इस स्कीम को तकरीबन 28 दफा अमेंड किया गया था इस एसआरओ को, और अल्टीमेटली इस एसआरओ को जो है खत्म कर दिया गया। तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई कबाहत नहीं है। अलबत्ता यस, मैं ये बात समझता हूं कि इसका जो है रिफंड फास्टर सिस्टम जो है उसके तहत इनको प्रॉपरली और एक्सपेडिशियसली मिल जाना चाहिए। अदर देन दैट मैं समझता हूं कि और मैन्यूवरिंग का स्पेस नहीं है। जो ये बात कर रहे हैं, हाँ इनको ट्रांसमिशन लाइंस ये बिल्कुल इनको मिलनी चाहिए, एनर्जी इनको मिलनी चाहिए। जुबैर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, क्विकली जरा उनसे पूछ लेते हैं। जी जुबैर साहब, मैं कुछ खुलासा करना चाहता हूं। जो ये बात कर रहे हैं उसके अंदर 2-4 चीजों की इंफॉर्मेशन इनके पास नहीं है। देखिए मैंने इसीलिए अर्ज की कि 7 सेक्टर से पास होता है। जब ये सेक्टर से पास होता है तो मेरी मैच्योरिटी तो जब आएगी जब वो मैन्युफैक्चर होगा, जब मेरे वो गोडाउन के अंदर उसकी इनवॉइस आएगी, फिर मैं अप्लाई कर सकता हूं। फिर वो 17% पूरा नहीं देते, वो 11 और 12% देते हैं। और आज मैं अपनी बात करता हूं, किसी और इसलिए ऑथेंटिक हो जाएगा। मुझे जो रिफंड आया है वो मार्च का आया है। आज कौन से महीने में आ रही है? इट इज द क्विकेस्ट रिफंड जो होता है। और जब मैंने अप्लाई किया था उस वक्त वो इनवॉइस को मेरे पास 4 महीने हो चुके थे। यानी किसी सूरत में भी अगर आप करें तो ये 5-6 महीने से पहले नहीं आता। और अगर मैं कोई साइजेबल बिजनेस करता हूं, या आप समझ ले 1 कंटेनर मेरा महीने का है और मेरी कैपेसिटी इतनी है, मैं छोटा एक्सपोर्टर हूं, समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, तो 6 कंटेनर के मेरे पैसे 17% के हिसाब से फंस गए। इसका मतलब एक पूरी मेरी कैपिटल जो है वो जाके FBR के जो है ना उसके एक्सचेकर में चली गई। अब वो मुझे जब वापस करेंगे तो मेरी कैपिटल आएगी। मैं इसके आपको इनको मिसाल देता हूं। इनको ये समझना चाहिए जो बात करने से पहले कि देखें नंबर्स देखें। आपका एक्सपोर्ट 17.5% बढ़ा है टेक्सटाइल का, लेकिन साथ ही साथ दूसरे नंबर को आप देखें तो 30% एक्सपोर्टर्स कम हो गए। अब ये 30% जो एक्सपोर्टर कम हुए हैं, कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो SME थे, जो छोटे लोग थे। जब वो फाइनेंशियल क्रंच को, लिक्विडिटी क्राइसिस को संभाल नहीं सके तो वो बंद हो गए, उन्होंने एक्सपोर्ट का बिजनेस बंद कर दिया। बड़ा हो गया, लेकिन छोटे जो है ना वाइप ऑफ हो रहे हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये, और जो दूसरी बात कर रहे हैं कि लोकल वाले देते हैं और नहीं देते हैं, देखिए लोकल वाले अगर 20% अगर हम कंजप्शन अपने यहाँ करते हैं तो 80% को 20% के कलेक्शन के लिए आपको उनके अंदर डॉलर में डालना, उनको इस तरह से डालना क्या मुनासिब है? क्या ये कोई अकल वाली बात है? दूसरी बात ये, अगर आपको 20% से आपने लेना है, देयर आर मेनी अदर वेज वेयर यू कैन कलेक्ट द टैक्स। वो अगर आप उस टैक्स को कलेक्शन करने का तरीका फिक्स टैक्स है और कोई तरीके से टैक्स है, आप उसके ऊपर थ्रेशोल्ड के बाद टैक्स कलेक्ट कर ले। अगर रिटेलर से आप टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते तो मैन्युफैक्चरर को तकलीफ में डाल के एक्सपोर्ट को आपको सफर करवाना, उसके ऊपर डैमेज करना उसको, क्या ये वाइज है? मेरा मकसद ये कि देखिए ना, हम लोकल वालों की हम बात करते हैं ना उसके साथ करते हैं। समझने की बात यह है कि इसकी इफादियत क्या है। इसकी इफादियत जो है, अगर इस सेल्स टैक्स की अगर रेवेन्यू है, मेरा ख्याल है रेवेन्यू, एक ब्रेक लेना इस पॉइंट पे। बजट 2021-22 पेश कर दिया गया है। इस हवाले से जो ट्रांसमिशन का सिलसिला है वो जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक।